अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, क्या हाल है आपका? वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। कैसे रोजे चल रहे हैं? रोजे अच्छे चल रहे हैं। ऑलमोस्ट कोई आधे तो हो ही, ऑलमोस्ट कह रही हूँ मैं, आधे तो हो ही गए हैं। तो अब हम बिल्कुल यूज्ड टू हो चुके हैं उस रूटीन में। कुछ दिनों से हम क्रिकेट की बात नहीं कर रहे थे बिकॉज ऑब्वियसली दिल दुखा हुआ था, लेकिन अब हमारी अपनी क्रिकेट जो है यानी PSL, उसका हमने जिक्र ज़रूर करना है क्योंकि आज हमारे शो में क्या चीज़ आ रही है भाई? PSL 10 की ट्रॉफी अनवेल होने जा रही है एक्सक्लूसिवली ऑन जियो पाकिस्तान, जियो न्यूज़ पर। वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। और हमें एक्साइटमेंट हर चीज़ की होती है कि हम तो चलो देख ही लेंगे और एंजॉय करेंगे, लेकिन आप लोग एंजॉय करेंगे बिकॉज वी नो दैट यू आर वाचिंग अस। देखिए बहुत ही खूबसूरत, इट इज़ वेरी प्रिटी, एक खूबसूरत ट्रॉफी है, 10 किलो वजनी है, उसमें बहुत से जेमस्टोन्स हैं, उसका सफ़र जारी है। और सफ़र तो कुछ दिनों से शुरू हुआ है, जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं ये डीप सी से निकली है। डीप सी से निकलकर आप देखिए कि कराची के मुख्तलिफ मकामात से होती हुई ये यहाँ पहुँच गई है हमारे पास। कुछ ही देर में ट्रॉफी भी हमारे साथ होगी, ट्रॉफी को लाने वाले भी मौजूद होंगे। PSL के इस 10th एडिशन के लिए पता है एक्साइटेड तो हम हैं, ऑल्दो हमारे जरा दिल दुखे हुए हैं, थोड़े से हम अफसरदा हैं, लेकिन हम फिर भी हम क्रिकेट से प्यार करते हैं, हम क्रिकेटर्स से प्यार करते हैं एंड सिंस इट इज आवर ओन लीग हमें बड़ा फख्र है। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ी बात ये है कि ये वाली वो ट्रॉफी है जो कोई हमसे नहीं ले सकता। ये पाकिस्तान की ट्रॉफी है, ये पाकिस्तान में ही रहेगी और कोई भी जो टीमें हैं सारी पाकिस्तानी टीमें हैं। सो व्हिचएवर विंस दिस ट्रॉफी इज ऑलवेज नहीं। अगर आपका दिल, अगर आपको लग गई है बात तो आप लगा लें, लेकिन चले। लेकिन बेसिकली कहने का मतलब ये है कि दिस इज आवर ओन। और हम जिस मूड में भी घुसे PSL में हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर हमारी टीमें हो जाती हैं। हम पिक एंड चूज करते हैं अपनी अपनी फेवरेट टीमें। मेरी तो सबको पता ही है लाहौर कलंदर है, हुमा कभी इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ होती है, कभी लाहौर के साथ होती है, इवेंचुअली वही टीम मेरी होती है जो जीत रही होती है। ये हमारे पास मार्जिन जरूर रहता है इस टूर्नामेंट में कि जो भी विनिंग टीम हो उसके साथ अपनी वफादारियां हम मिला लें, हाँ उसके साथ हम अलाइन हो जाएं। बिल्कुल। Looking forward to this thing and of course we are looking forward to showing you the trophy as well on our show। लेकिन उससे पहले बहुत सी और बातें भी हैं। जायजा लेंगे, मुआयना करेंगे कौन कौन से इस पे स्टोन्स लगे हुए हैं, कहाँ से डिजाइन हुई है। आपको पता है ना हम दोनों वैसे ही इन्वेस्टेड हैं ट्रॉफीज में, हमें बड़ा ही शौक है देखने का और जो भी टूर्नामेंट हो रहा हो, कहीं भी हो रहा हो, तो हमें ट्रॉफी जरूर देखनी होती है कि खूबसूरत है कि नहीं है, मतलब कैसी चल रही है। एनीवे अभी हम जरा मुल्क की हालात आपको पता ही है। जाफर एक्सप्रेस वाक़या ने इस बात पर सर्टनली मोहर लगाती है कि पाकिस्तान में जारी दहशतगर्दी के पीछे अंदरूनी अनासर तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा बैरूनी क़ुव्वतें भी मौजूद हैं। ये बात वैसे तो आया थी, लेकिन अब और साबित हो रही है क्योंकि ये जो इंडिया अफगानिस्तान नेक्सस है बाकायदा, ये एक्सपोज हो गया है। साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान को एक मजबूत दाखिली पॉलिसी के साथ खारजी महाज पर पॉलिसियों को पहले से कहीं ज्यादा जानदार बनाना होगा। नायब वजीर आजम ने क्या कहा? बिल्कुल जी, नायब वजीर आजम के साथ वजीर खारजा का ओहदा संभाले इसहाक डार पर बड़ी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। और जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर ब्रीफिंग के दौरान पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और वजीर दाखिला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती दोनों ने बताया कि मुल्क में दहशतगर्दी कौन करवा रहा है। बलूचिस्तान में ये जो वाक़या है और इससे जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, वी अंडरस्टैंड कि इसका जो मेन स्पॉन्सर है योर ईस्टर्न नेबर। इन दहशतगर्दों की सपोर्ट में एक इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर भी चलना शुरू हो गई, जिसको लीड कर रही थी इंडियन मीडिया। AI इमेजेस, दहशतगर्द ग्रुप के दी हुई वीडियोस, पुरानी फेक वीडियोस, वो दिखा के एक बयानिया बना रहे हैं कि पाकिस्तान में जैसे व्हाट इंसिडेंट और क्या हो गया एंड दे आर सेलिब्रेट। उनके फिर अगर आप बातचीत सुने, जो वहाँ तज़ियाकार बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं, तो यू कैन सी दैट कि वो वही बयानियाँ बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये जो दहशतगर्द यहाँ थे इसका इंफॉर्मेशनल प्रॉन्ग वो चला रहे हैं। तो नेक्सस आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इन सब की मैं कहता हूँ ना कि नानी एक है तो वो रॉ है, वो न सिर्फ उनको यूनाइट कर रहा है और ऐसे फोर्सेस को जो आइडियोलॉजिकली एक दूसरे से बहुत दूर है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पर बलूचिस्तान में चाहे वो TTP हो, चाहे वो BLA हो, और फिर इनके अंदर ये जो बलोच ग्रुप्स हैं इनके आपस में बड़े शदीद इख्तलाफात रहे हैं। इन सब को यूनाइटेड करने में, ब्रास की सूरत में आगे लाने में कौन है इनके हैंडलर्स? नाउ इट इज़ रिटन ऑन द वॉल, वी हैव सर्कमस्टेंशियल
evidences, but of course this is not the platform के जिसमें हम आपके साथ शेयर करें, but state has every evidence. अच्छा जी, आपको ये भी याद दिला दें कि चंद हफ्ते पहले अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में भी तस्दीक की गई थी कि पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल की जा रही है, जबकि भारत की पाकिस्तान दुश्मनी पहले ही सबके सामने है और ऊपर से अमेरिका की तरफ से पाकिस्तानियों पर सफरी पाबंदियों की तलवार जो है वो भी अलग लटक रही है। तो वो भी ये सब कुछ साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली हो रहा है। अमरीकी अखबार के मुताबिक पाकिस्तान का नाम ऑरेंज लिस्ट में शामिल है और पाकिस्तान के लिए मौजूदा हालात में दहशतगर्दी के खात्मे जैसे अंदरूनी चैलेंजेस अच्छा, के साथ। सोच रहे होंगे आपके ऑरेंज लिस्ट क्या है, वो जो बड़ी स्ट्रिक्ट, अच्छा ये हम अभी आपको बताएंगे। तो अंदरूनी चैलेंजेस भी हैं, बैरूनी चैलेंजेस भी हैं। बेसिकली कहना यही है कि बस बड़ी स्ट्रिक्ट वीजा पॉलिसी है हमारे और दीगर मुल्कों के लिए जो कि इस लिस्ट में शामिल हैं। हमें सारे सूरत हाल पर बात करते हैं, हमारे सर्टनली एक्सटर्नल एंड इंटरनल चैलेंजेस पर। डॉक्टर मलीहा लोधी सीनियर सफारतकार हैं, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इंटरनल पॉलिसी और एक्शन प्लान तो होगा ही, लेकिन क्योंकि इस दहशतगर्दी के पीछे इंडिया और अफगानिस्तान का नेक्सस साफ है, अब जाहिर है किसी से ढकी छुपी बात तो है नहीं, इसलिए खारजा सतह पर क्या हमें कुछ नया करना है? क्या करें हम कि हम किसी तरह दुनिया को कहें कि जरा प्रेशराइज करें, कंट्रोल करें इंडिया को? देखें, जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है वो बहुत ही वाकई बहुत ही सीरियस और संगीन है, लेकिन इसके दो पहलू हैं, एक इंटरनल अंदरूनी और एक एक्सटर्नल बैरूनी। तो पाकिस्तान को एक्शन लेने की जो ज़रूरत है वो दोनों फ्रंट्स पे है। एक्सटर्नली तो हमें मालूम है और इस पे बहुत एविडेंस हमारे पास है कि इसमें भारत मुलविस है और काफ़ी अरसे से, और इस हवाले से बहुत पहले उन्होंने मोरलेस कहा भी कि ये टिट फॉर टैट होगा कश्मीर के लिए, जो पाकिस्तान की कश्मीर की पॉलिसी है उसका वो जवाब देंगे बलूचिस्तान में। तो ये तो बहुत अरसे से ये कहते आ रहे हैं। तो खारजा फ्रंट पे भी हमें जाहिर है इस पे कोई ना कुछ एक्शन लेना चाहिए, लेकिन मेरे लिए जो सबसे अहम पहलू है वो अंदरूनी है, इसलिए कि जब तक अंदरूनी कंडीशंस ना हो तो बाहर के जो एक्सटर्नल पावर्स होते हैं वो उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। तो जो हमारे कंट्रोल में है बात, और वो है हमारी अंदरूनी सिचुएशन, उस पर काबू पाना मैं समझती हूँ ज़्यादा अहम है। डॉक्टर मलीहा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि हमारे कंट्रोल में है क्या, क्योंकि इंडिया से तो ऑब्वियसली हमारी चलती रहती है। अफ़गानिस्तान का मसला ये है कि वहाँ की मौजूदा हुकूमत हमारी सुनने पर तैयार नहीं है। अब दुनिया और कुछ नहीं तो तालिबान हुकूमत पर तो दबाव डाल सकती है, और इट ऑलमोस्ट सीम्स कि वो भूल गए हैं जब से अमेरिका वहाँ से इनखला हुए निकले हैं, तो उन्होंने भी अब भूल गए हैं कि चलें अब अफगानिस्तान का क्या किया जा सकता है, वो जो कर रहे हैं वो करें। तो ये हो नहीं रहा कि उन पर प्रेशर डाला जाए। तो क्या ऐसा ना हो पाना हमारी सिफारती कमजोरी आपको लग रही है? आपको याद है पिछले 1-1.5 साल से पाकिस्तान ने कोर्सिव पॉलिसी इख्तियार की और ज़्यादा सख्त पॉलिसी इख्तियार करके क्रॉस बॉर्डर एयर स्ट्राइक्स भी की TTP अड्डों के ख़िलाफ़, और इसके अलावा ट्रांजिट ट्रेड और तजारत पे नई रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई। फिर अफ़गान जो यहाँ पर अनडॉक्यूमेंटेड अफ़गान्स थे उनको जिस तरह से मुल्क बदर किया, उनको डिपोर्ट किया गया। तो ये सारी जो चीज़ें थी ये उस पॉलिसी का हिस्सा था कि आप कह सकते हैं कोर्सिव पॉलिसी का। लेकिन दिसंबर के बाद मैं समझती हूँ कि कम से कम मुझे तो ये नज़र आया कि पाकिस्तान वापस डिप्लोमेटिक सफारती इंगेजमेंट की तरफ भी जा रहा है, और मैं समझती हूँ कि ये सही है, इसलिए कि जब तक एक कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी नहीं इख्तियार करेगा पाकिस्तान, तो मैं नहीं समझती कि उन पाकिस्तान को नतीजा हासिल होगा। लेकिन ये बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है, और इसके लिए मैं समझती हूँ कि एक रीजनल ख़ित्ते में भी एक स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के और जो हमसाय मुल्क हैं उनके साथ मिल के कलेक्टिव दबाव डाले तालिबान अबूरी हुकूमत पे। फिर देखेंगे कि क्या ये प्रेशर काम करता है या नहीं। क्या होता है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, आपने कहा कि वो अपनाना होगी, उसके बगैर गुजारा नहीं है। अब खारजा महाज पे देखें तो दूसरा चैलेंज अमेरिका भी, आपको बताया हमें ऑरेंज लिस्ट में डालने की बात हो रही है। ऐसा लगता है कि बस ऑलमोस्ट डिसीजन हो गया। अब इस लिस्ट में अपनी शमूलियत को रोकना
इसके बाद ताल्लुकात इस सतह पे लाना कि हम अमेरिका से कुछ मदद भी ले सकें दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए, क्या मौजूदा सूरत हाल में ये पॉसिबिलिटीज़ आपको नज़र आती हैं? देखिए, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताउन है काउंटर टेररिज्म पे, वो तो मेरा ख्याल है बरकरार है और बरकरार रहेगा, इसके बावजूद कि अमेरिका अगर कोई एक्शन लेता है जिसमें कि वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस जो हैं उसको टाइटन करता है। लेकिन अब तो इस वक्त कबल इस वक्त होगा कहना कि वो एग्जैक्टली क्या फ़ैसला लेने वाले हैं, इसलिए कि ये एक सदारती फ़ैसला होगा कि किन मुल्कों को किस कैटेगरी में डालना है। मेरी मालूमात के मुताबिक शायद पाकिस्तान को जिसको कहा जा रहा है येलो कैटेगरी में डाला जाएगा, जिसका मतलब ये है कि ट्रैवल बैन नहीं होगा, लेकिन वीज़ा पे नई रिस्ट्रिक्शंस और कर्ब ज़रूर होंगे, जिससे कि वीज़ा रजीम जो है वो टाइटन होगी और मुश्किलात पैदा होंगे पाकिस्तानी जो चाहते हैं कि अमेरिका में सफ़र करें, वहाँ जाएं और ट्रैवल करें। सो डिफ़िकल्टीज़ अहेड। डेफिनेटली डिफ़िकल्टीज तो हैं। डॉक्टर मलीहा लौधी साहिबा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। डेफिनेटली अब्दुल्ला, ख़ास तौर पे बाकी सारी चीज़ें अगर रख भी दें, विद समर कमिंग अप बहुत से हमारे लोग हैं जो ट्रैवल करते हैं अराउंड द वर्ल्ड, अमेरिका भी जाते हैं, तो बड़ी अनसर्टेनिटी सी है कि क्या होने वाला है क्या नहीं। पर्सनली अगर हम ट्रैवलर्स की बात करें, उसके अलावा तो बहुत कुछ और भी हो रहा है। वाले अलग परेशान हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर्स वाले होल्डर्स अलग परेशान हैं। एक टेंशन हुई है और ये टेंशन होनी नहीं चाहिए। थिंग्स शुड बी वेरी क्लियर। लेकिन लेट्स सी, चलें, अभी 1-2 महीने आमिर राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं सिक्योरिटी उमूर के और सदर हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ के। बहुत शुक्रिया आमिर साहब। आमिर साहब, पाकिस्तान को इस वक्त जिस तरह की दहशतगर्दी का सामना है, इसमें सोचा जा रहा है कि तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ जाएं, हिकमत अमली तय करेंगे, मौजूदा सूरत हाल, पर्टिकुलरली सिक्योरिटी सूरत हाल और सियासी सूरत हाल सामने रखते हुए ये इत्तेफाक राय कायम होना भी आपको मुमकिन या जल्द मुमकिन नज़र आ रहा है? देखिए, होना तो चाहिए सियासी इत्तेफाक राय, क्योंकि जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी चैलेंज हैं वो दिन ब दिन गंभीर होते जा रहे हैं। सारे जो इंडिकेटर्स हैं, दुनिया के इंडेक्सेस हैं, वो इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर ना भी करें तो ख़ुद बहसियत पाकिस्तानी तो हमें एहसास होना चाहिए पाकिस्तानी सियासी क़यादत को। लेकिन इस वक्त जो है वो बड़ी तकसीम है, पाकिस्तान की सियासी जमातें भी, पाकिस्तान की सोसाइटी भी, और इस तकसीम के दौर में इनको इकट्ठा करना चैलेंजिंग तो है, और लेकिन ये इसके अलावा चारे कार भी नहीं है। इत्तेफाक राय के साथ चीज़ों को आगे लेके चलना पड़ेगा। जैसे अभी हमने कंसेंसस देखा था 2014 के आखिर में 15 में जब नेशनल एक्शन प्लान बना था, तो तब जो है वो तमाम सियासी जमातें इख्तलाफात को भूल के इकट्ठी हो गई थी, और वो जमातें भी जो पार्लियामेंट के सामने बैठी थीं और अपोजिशन में थीं, तो वो भी उन्होंने भी अपना धरना ख़त्म किया और सब यकसू हो गए थे। तो अब ये जो वाक़या हुआ है बलूचिस्तान में जाफ़र एक्सप्रेस का, मेरा ख्याल है ये भी उतना ही बड़ा वाक़या है जितना APS का वाक़या था। तो गेम चेंजर जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसकी के बाद से जो है वो सिक्योरिटी इदारों की अप्रोच चेंज हो जाएगी, तो उसमें सियासी जो हमारी जमातें हैं उनको भी यकीनन अपनी सोच को भी तब्दील करना चाहिए, और इसके लिए उनको मिल बैठना चाहिए और कोई हल ढूंढना चाहिए बलूचिस्तान के मसले का। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ख़ास तौर पे अगर ये लिटरली कैटेगोरिकली स्टेटमेंट दिए हो कि दैट इट चेंजेस द रूल्स ऑफ द गेम, तो डेफिनेटली कुछ चेंजेस तो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। ये बताइए कि जब दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए ग्रेटर डायलॉग का ऑप्शन रखा जाता है, तो ये चीज़ नज़रअंदाज नहीं की जा सकती कि बहुत से ग्रुप्स जो है वो बात करना ही नहीं चाहते। तो क्या इसके बाद डायलॉग प्लस ऑपरेशन के हाइब्रिड ऑप्शंस के अलावा कोई और तरीका बचता है आपकी नज़र में? देखिए, जहाँ पे भी इंसर्जेंसी हो, शोरिश हो, बदअमनी हो, वहाँ पे 2 प्रोसेस से साथ चलते हैं। एक तो ताकत का इस्तेमाल भी चलता है और वो बलूचिस्तान में तो वो मुसलसल चल रहा है, और दूसरा सियासी अमल भी साथ साथ चल रहा होता है। अब ये सवाल कि आप बातचीत किससे करें, इस वक्त तो आपके जो मुखालिफ हैं, जो इंसर्जेंट्स हैं, BLA और BLF और इस तरह के बाकी कालेदम तंजीमें, तो वो आपसे बात करना, रियासत से बात करना नहीं चाहती। तो इस सूरत के अंदर सियासी अमल को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो वो उसका एक ही तरीका है कि आप जो बाकी बलूचिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी कौम परस्त जमातें हैं, उनकी मजहबी जमातें हैं, मेन स्ट्रीम की जमातें हैं, उनकी सिविल सोसाइटी है, इंटेलिजेंशिया, उसके साथ डायलॉग करें। और मरबूत डायलॉग जो है वो बहुत ज़रूरी है,
ये नहीं है कि कोई APC बुलाई और लंच किया, डिनर किया और उठ के चले गए और इकलामिया जारी किया। ये तो आपको बड़ा लंबा डायलॉग का प्रोसेस आपको इसको करना पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें ठीक होंगी। और पूरी दुनिया में ये पाकिस्तान का कोई यूनिक केस नहीं है कि यहीं पे चीज़ें डिफरेंट तरीके से होंगी। पूरी दुनिया में जब भी शोरश का खात्मा करना पड़ता है तो तब एक तवील मुद्दती सियासी अमल भी चलाना पड़ता है और अस्करी पॉलिसी चलना पड़ता है। शुक्रिया आपका आमिर राना साहब, माहिर सिक्योरिटी अमूर, सदर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। अच्छा, शोरश उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में होती है वहाँ सियासी प्रोसेस भी आगे बढ़ता है और ताकत का इस्तेमाल भी साथ साथ होता है। सो लेट्स सी। उन बातों से जब ब्रेक ले लेना, थोड़ा सा कुछ और दिखाना चाहती हूँ मैं। क्या विजुअल्स हैं भाई? जी, गिलगित बल्तिस्तान से जंगली हयात के हवाले से बड़ी खुश आइंद खबर सामने आई है और विजुअल्स क्या आए हैं ज़बरदस्त। ये लें जी, सामने आने वाली जो वीडियो आप देख रहे हैं, 4 बर्फानी तेंदुए जो हैं वो देखे गए हैं टुगेदर, मतलब एक साथ स्नो लेपर्ड्स एक साथ। बड़ा ही मुश्किल और रेयर होता है किसी एक को भी स्पॉट करना, और ये पूरी फैमिली जो है ये क्या इफ्तारी वगैरह पिकनिक के लिए कोई निकले होंगे। लेकिन ये पता है, ये स्टनिंग विजुअल है, आप इसको फुल स्क्रीन पे भी प्लीज दिखाइएगा। इनका शुमार ऐसे जानवरों में होता है जो दुनिया में तेजी से खत्म हो रहे हैं लिटरली। और गिलगित बल्तिस्तान से ये 4 तेंदुए एक साथ दिखाई देने का मतलब है कि मकामी माहौलियाती निज़ाम अब भी बर्फानी तेंदुओं की अफजाइश नस्ल और इनकी सेहत और बका के लिए मौजू है। You know, this is great news, this is happy news। मुझे बस डर है कि ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, दुनिया के लिए भी, क्योंकि एक ऐसा जानवर जिसकी दुनिया से नस्ल एक्सटिंक्ट हो रही है। That is true। अब बस मुझे डर ये हो जाता है जब चीज़ें ऐसी नज़र आ जाती हैं ना तो ढूंढने को निकल आ जाते हैं। बिल्कुल, ये भी तो होता है। वेल, आई एम श्योर दे नो हाउ टू डिफेंड देमसेल्व्स। लेकिन क्या खूबसूरत किस्म का विजुअल है, मतलब कि ये स्नो क्लैड माउंटेन्स हैं, सफ़ेदी पूरी एक छाई हुई है और उसमें आपको कितना इम्प्रेसिव जानवर है। हाउ ब्यूटीफुल इज इट? इट इज इंडीड। एंड एन एंटायर फैमिली ऑफ इट एक्चुअली। अच्छा, इस पे सखावत अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर जंगली हयात हैं, नेशनल पार्क हमारे साथ मौजूद हैं। और ये तस्वीरें जो है ना, ये वीडियो जो है, ये इन्हीं ने कैप्चर की है, तो लिहाजा ये बहुत बड़ी बात है कि हम इनसे थैंक यू फॉर डूइंग दिस। हम सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहते हैं कि 4 एक साथ देखे गए हैं, ये मंजर कितना यूनिक है, ये कहाँ का एग्जैक्टली वाकया है, कैसे आपने कैप्चर किया? जी, ये 4 स्नो लेपर्ड जिसका मैंने फिल्म बनाया गया था वो मेरे गांव के बिल्कुल करीब, मेरे घर से तकरीबन 1000 मीटर के फासले पे मैंने देखा था। और मैं काफ़ी करीब जाने की कोशिश की, तकरीबन 100-150 मीटर में उसके करीब पहुंचे थे स्नो लेपर्ड के। और इस ग्रुप में एक मादी और इसके साथ इसके बच्चे थे। अब इतना नजदीक तो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आपके घर के इतना नजदीक होगा। एक तो मामा है एंड 3 किड्स हैं। मम्मी एंड 3 किड्स। आपने कितने आराम से बता दिया कि आपने, ऑब्वियसली बड़ी इंप्रेसिव बात है कि तस्वीर आपने खुद ये वीडियो बनाई है, लेकिन द फैक्ट कि आपके घर के इतने नज़दीक है वो तो थोड़ी सी मुझे इस बात से टेंशन होगी। अच्छा, ये बताएं कि हम सुनते आ रहे हैं कि ये जानवर जो है ये दुनिया से ख़त्म होने के ख़तरे से 2-4 हैं, बहुत ही नायाब है, तो क्या इस ताज़ा डिस्कवरी के बाद ये ख़तरा कम महसूस हो रहा है? क्योंकि हमने 4 देख लिए, तो दैट्स क्वाइट गुड। जी, ये IUCN के भी रेड लिस्ट में शामिल थे, क्योंकि इससे ये काफ़ी मादूमियत के ख़तरात से काफ़ी 2-4 थे, ये काफ़ी ख़त्म हो रहे थे ये जानवर। अभी कोई काफ़ी अरसा हो गए, यहाँ पे भी हमारे गांव, हमारे इस एरिया में भी काफ़ी लोग इस पे कंजर्वेशन कर रहे हैं। विलेज कंजर्वेशन कमेटी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इस पे काफ़ी इंटरेस्टेड हैं कुछ सालों से। तो अभी अलग अलग से ये काफ़ी इसके तादाद अभी बढ़ रहे हैं, तो डेली कोई 1-2 गाँव के आसपास है, अभी बिल्कुल गाँव के करीब ही आते हैं ये। तो इसका मतलब है कोई खतरा लायक नहीं है, अभी ये गाँव के करीब आ रहे हैं और इसके तादाद काफ़ी बढ़ रहे हैं। जी, चलिए, आप कह रहे हैं कि इनकी तादाद बढ़ रही है और ये नज़र आ जाते हैं। अब इससे पहले आइबेक्स और मारखोरों से मुताल्लिक भी खबरें मिली थी कि ये जानवर भी अब पहले जैसे ख़तरे से बाहर निकल आए हैं। बड़ी हौसला अफजा रिपोर्ट्स हैं, तो क्या माहौलियाती तब्दीली के असरात बढ़ रहे हैं या ये सिचुएशन बदल भी सकती है? जी, पहले तो काफ़ी ज़्यादा लोगों का जो इनकम का कोई इतना ज़राए भी नहीं थे और लोग को ज़्यादातर
या हंटिंग वगैरह करके अपने ज़रिया माश पूरा करते थे। अभी एक तो इनकम भी बढ़ गए हैं, उस वजह से लोग को इसके शिकार भी कम करते हैं। एक तो लोगों में शऊर भी आ गए हैं और गवर्नमेंट भी काफ़ी सेमिनार वर्कशॉप्स वगैरह करवा रहे हैं इसके प्रोटेक्शन के हवाले से, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के हवाले से। तो उस वजह से अभी लोग भी काफ़ी बाशूर हो गए हैं और इनकी तादाद वाइल्ड लाइफ जिस आइबेक्स हैं, मारखोर, बर्फानी चीता और बाकी दीगर जो वाइल्ड लाइफ है इनकी तादाद भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया सखावत अली हमसे बात करने का, और बड़ी खूबसूरत स्टनिंग आपने जो वीडियो बनाई है, बड़ी ज़रूरत थी। वी वांटेड टू सी कि कैसे हैं, मतलब अपनी इन्वायरमेंट में ये तेंदुए कैसे लगते हैं और कितने हैं, अब हैं भी कि नहीं हैं। सो दैट्स नाइस टू नो। आई वुड स्टिल नॉट लाइक कि मेरे घर के मतलब ये सामने हो। खतरनाक आदत है इन्हें, आदी हैं इस माहौल के, इस नेचर में रहने के। कोएग्जिस्टेंस भी एक चीज़ होती है ना जानवरों और इंसानों की। ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। अच्छा जी, ये सुने, पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन ने सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस में गैर इखलाकी और बेहुदा सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी है। मतलब इट डज साउंड लाइक पहले इजाज़त थी और अब नहीं है। सॉरी, इस लाइन से यही लग रहा था। एनीवे, आपको बताएं कि डायरेक्टर कॉलेजेस की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में फनफेयर्स और स्पोर्ट्स गाला जो हैं उनके दौरान बाज़ सरगर्मियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। नोटिफिकेशन में ख़ास तौर पर भारतीय यानी इंडियन गाने जो होते हैं बॉलीवुड के, उस पर डांस का भी तस्करा किया गया है। नोटिफिकेशन में इंडियन गानों को ममनू करार देने के अलावा स्टूडेंट्स को फहाश लिबास और जुमले बोलने से सख्ती से रोका गया है। जुमले बोलने से मतलब स्टेज ड्रामा थोड़ी चल रहा है कोई। आई वंडर क्या हो रहा था। नोटिफिकेशन में अनएथिकल और वल्गर अल्फाज का भी इस्तेमाल किया गया है। अनएथिकल, हु इज गोइंग टू डिसाइड? जो ज़ाहिर एक मुबहम किस्म की डेफिनेशन है। हमारे यहाँ ये भी होता है कि किसी भी हम निसाबी सरगर्मी पे पाबंदी लगानी हो तो उसे गैर अखलाकी और बेहूदगी की कैटेगरी में डाला जाता है। इन इस्लाहात की मुकम्मल तशरीह हो ही नहीं सकती एक्चुअली। मतलब दिस इज़ अ रिलेटिव टर्म। किसी को लग रही होंगी, किसी को नहीं लग रही होंगी चीज़ें। और हमारे माशरे में, हमारे यहाँ जो बच्चे बच्चियाँ बड़े हो रहे हैं वो कितने ही क्या ही वल्गर हो जाएंगे। वैसे मुझे ये नहीं समझ आता। नहीं, वैसे वो आप ना चैलेंज करके बहुत आगे तक बात जा सकती है, इसलिए वो हम नहीं करेंगे। पब्लिक स्पेसेस पे और टीचर्स भी जहाँ पे होंगे और एक एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा गिव देम सम रूम। वजाहत के साथ बताना चाहिए डेफिनेटली कि क्या कह रही है कि बच्चों को अगर छूट दी जाए तो कंट्रोल हो सकते हैं। हो भी सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। थोड़ी बहुत कंट्रोल तो होनी चाहिए, लेकिन आर्बिट्रेरी चीजें ना छोड़े ना कि गैर इखलाकी बातें, मतलब डिफाइन। अच्छा, इस पे जरा बात करते हैं हम। चलो कर लेते हैं। डॉक्टर अंसर अजहर हमारे साथ हैं, डायरेक्टर कॉलेजेस हैं पंजाब के। हम जरा उनसे समझते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर। डॉक्टर साहब, अब आपकी तरफ से जो हुक्मनामा जारी हुआ है उसकी कोई इंसिडेंट वजह बनी या ओवरऑल आपको लगा कि कुछ हो रहा है? क्या था जो हुक्काम को बाकायदा कानून में मौजूद किसी डेफिनेशन के मुताबिक फहाश और गैर अखलाकी लगा है? जी, ये हमारे इल्म में आया, कुछ शिकायत भी हमें मिली पंजाब भर के कॉलेजेस से कि हमारे कॉलेजेस मुख्तलिफ फंक्शंस करते हैं, जैसे कवाली नाइट्स और जैसे कल्चरल प्रोग्राम, जैसे फनगाला वगैरह इस तरह के। तो प्रोग्राम तो ठीक है, हम खुद सपोर्ट करते हैं, अलाउ करते हैं इस तरह की चीज़ों को, लेकिन उन प्रोग्राम्स में जो हमें रिपोर्टेडली पता चला वो ये था कि कुछ मुख्तलिफ किस्म के गाने, ज़ूमानी जो जिनमें मतलब हवास बाकी का पहलू पाया जाता है वो चलाए जाते हैं, और उससे बढ़ के ये था कि उस पर डांस किए जाते हैं बाकायदा। और उन डांसिंग में मसल में बहावल नगर मुझे रहीम यार खान जाना पड़ा इसी एक मामले में इंक्वायरी के लिए कॉलेज में, कि वहाँ एक फंक्शन कवाली नाइट किया गया। वहाँ असातिज़ा और फीमेल स्टूडेंट, मेल असातिज़ा और फीमेल स्टूडेंट्स ने आपस में एक मादूर गाने पे डांस किया और उस पर नोट निछावर किए गए। तो हमें बाकायदा इंक्वायरी करके उनके खिलाफ कार्रवाई करना पड़ी। और इसी तरह लाहौर के कुछ कॉलेज से, गुजरांवाला के कॉलेज से रिपोर्ट आई कि वहाँ पे मुख्तलिफ फंक्शन किए जाते हैं बच्चियों के कॉलेज में, और वहाँ पे प्रिंसिपल जीवन स्टेज पे जाके नाच रही हैं मुख्तलिफ गानों पे, और प्रोफेसर नाच रहे हैं। हमारे यहाँ हमारा कल्चर, हमारी रिवायात, हमारा मजहब इजाजत नहीं देता कि हम इस तरह के प्रोग्राम्स में असातिज़ा इकराम नाचें जिसे बच्चे देख रहे हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है
ये वीडियोस दूर तक फौरन पहुंच जाती हैं। तो इन मामला को देखते हुए हमने फिर ये निकाला कि फंक्शन पे पाबंदी नहीं है, जितने मर्जी जो मर्जी फंक्शन कीजिए, इस तरह की जो हमारा कैलेंडर इजाजत देता है, लेकिन उसमें इस तरह की प्रोग्राम्स, इस तरह की हरकत व सकनात या इस तरह की एक्टिविटीज ना की जाए जो फहाशी या बद अखलाकी के जमरे में आई, जो तरबियत के एंटी जाती हो, हमारे तालीम तरबियत की पॉलिसी के एंटी जाती हो। कम अज कम पैसे निछावर करना बच्चों पे, तो बच्चियों पे स्कूल ना भी हो, कोई शादी वगैरह भी हो रही हो, कहीं ये पैसे निछावर करना वाली हरकत जो है वो अजीब लगती है। और तो डांस फॉर्म इटसेल्फ, खैर एनीवे, चलिए आप ये बताएं कि ख़ास तौर पर जो बात हो रही है वो क्या इंडियन गानों की भी हो रही है कि वो बॉलीवुड के और जो आप जुमैनी गाने वगैरह कह रहे हैं, क्या उनकी हो रही है? और अगर यही बच्चे पाकिस्तानी गानों पर नाच लें थोड़ा सा, या चले फोक डांस कर लें, वो तो होता ही है, तो उसमें भी कोई इशू होगा? नहीं, इंडियन गानों पे तो चूंकि फंक्शन हुआ एक तो मेंशन किया गया, अदरवाइज गाने पे और नाचने पे तो हमारे यहाँ मुत्तफ़िक़ अलैह है कि हमारे यहाँ इजाजत नहीं है, ना गाने की इजाजत है ना नाचने की इजाजत है। हम तो सिर्फ अपने जो रिवायती हमारे फोक सॉन्ग्स हैं, जो हमारे सूफिया का कलाम है, जो हमारे इस तरह की चीजें हैं, मिली नगमे वगैरह, उसको तो हम अलाउ करते हैं। गाने तो किसी लेवल के भी हम अलाउ नहीं करते, ना पाकिस्तानी, ना इंडियन, ना इंग्लिश, ना कोई और गाने। आई वंडर फिर इस मुल्क में नया मेहदी हसन कैसे बनेगा कोई, या नुसरत फतेह अली खान, या मैडम नूरजहां, या हुमैरा चन्ना, या सायरा नसीम, या तो ये भी नहीं पता था कि गाने पे और डांस करने पे अगर कोई आप बैन है या इश्यूज हैं। गाना गाने देंगे, या डांस भी एक आर्ट फॉर्म ही है वैसे, तो उस पर भी बहस हो सकती है। थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया कि आप कह रहे हैं गाना भी नहीं गा सकते। नहीं, एंड व्हाट हैज दैट गॉट टू डू? वो थोड़ा सा आप कह रहे थे ना, वो हमारा ट्रेडिशनली मतलब अगर कोई गजल गा रहा है या कोई गाना गा रहा है, कोई फिल्मी गीत गा रहा है, तो उसमें क्या मज़ायका है? खैर, अगर सर आपके अहकामात पे आप अगर नहीं अमल हुआ तो किस किस्म की कार्रवाई होगी? तो क्या ऐसी तकरीबात में शिरकत करने वाले बच्चों के खिलाफ कोई एक्शन होगा, कोई मुकदमे बनेंगे, कोई गिरफ्तारी होगी, क्या होगा? नहीं, गिरफ्तारी वाले मामला तो हमारे इदारों में नहीं होता। सिर्फ अगर कोई मुलाजिम ऐसा करता है, कोई अफसर, कोई प्रोफेसर ऐसा करता है, तो उसके खिलाफ हम, हमारा पंजाब एम्प्लॉयज का पीडा एक्ट है, उसके खिलाफ, उसके तहत कार्रवाई करते हैं। अगर स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। उन्हें स्कूल से, कॉलेज से उन्हें वार्निंग दे दी जाती है, उन्हें कॉलेज से निकाल दिया जाता है, उन्हें फाइन कर दे, मतलब देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स कह लें, ये इस तरह से होता है। अच्छा, थोड़ा सा हम जरा डिफरेंस बता दें, और खासतौर पे जो हमें व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं उनको भी बता दें कि ये स्कूल के बच्चों की बात नहीं हो रही, ये कॉलेज के स्टूडेंट्स की बात हो रही है। नौजवान हैं जो बालिग हैं, समझदार, पढ़े लिखे ही तसव्वुर किए जाने भी चाहिए, तो उन्हें अपने अच्छे बुरे की समझ भी होगी, मतलब हम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि दे वुड नो, तो हमें उनकी मॉरल पुलिसिंग करनी भी चाहिए। डॉक्टर अंसर जी, 100% करनी चाहिए, होती भी है कॉलेज में, लेकिन मैंने बताया ना, असल फंक्शन कुछ हो रहा होता है, उसकी आड़ में बात कर दिया, उसकी रो में बह के कुछ और कर दिया जाता है। इस तरह की गलतियों को, इस तरह की गलत हरकत को रोकने के लिए। चलिए, शुक्रिया डॉक्टर अंसर। वैसे जो वीडियो चल भी रही है उसमें हाँ, एक मायूब किसी को लग सकता है कि एक टीचर हैं और एक बच्ची डांस कर रहे हैं, लेकिन और वो पैसे निछावर करने वाला मामला या लुटाने वाला मामला इस चीप, इस वल्गर, मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन अदरवाइज डांस तो बड़ा बेज़रर सा था। हाँ, डांस तो ठीक ही लग रहा था, उसमें तो कोई बुराई नहीं थी। और फिर इनका ये भी कहना था कि मतलब वो मतलब लिटरली हो रहे होते हैं और फंक्शंस के बैकग्राउंड में ये चीजें हो रही होती हैं। लुडी डाल रही है इसमें, मुझे तो यही लग रहा है। और लुडी तो हमारी है ना। हाँ, नोटो वाला मामला हम यहाँ कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि दे शुड बी सम एक्शन टेकन अगेंस्ट दिस टीचर, प्रोफेसर हु इज डूइंग दिस, बिकॉज यू नो ऑब्जेक्टिफाइंग करने में भी आता है ये किसी भी इंडिविजुअल को। हाँ, ये बात मुझे डेफिनेटली थोड़ी सी, मतलब ये यू नीड टू एक्सप्लेन और क्वेश्चन अ लिटिल मोर। ख़ास तौर पे अब्दुल्ला, जब इन्होंने कहा है ना डॉक्टर अंसर अजहर साहब ने कि फंक्शंस के बैकग्राउंड में भी और बड़ी चीज़ें हो रही होती हैं, तो वो तो फिर आप जितने भी फंक्शंस कर लेंगे, बहुत से निकाल दें, फिर करेंगे, जहाँ कुछ बैकग्राउंड में होना होता है वो थोड़ा बहुत चल रहा होता है। यू कैन नॉट स्टॉप एवरीथिंग ऑल टुगेदर। ये नोटों वाली अजीब बात लग रही है, लेकिन ये कह देना कि जी हमारे कल्चर में तो डांस और गाना है ही नहीं, मतलब वो फोक गाने कहाँ से आते हैं, वो फोक डांसेस कहाँ से आए? तो ये बिल्कुल ही वाइट वॉश कर देना कि हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है, दैट्स नॉट ट्रू। और ये स्टूडेंट्स जो हैं, ये बच्चे नहीं हैं, इनको भी पता है कि हमारे कल्चर में क्या क्या है और क्या नहीं है। थोड़ा सा सर गाना गाने की इजाज़त होनी चाहिए वैसे बच्चों को।
होनी चाहिए, मेरा ख्याल है 100% होनी चाहिए। अच्छा जी, आपको हम लेके जा रहे हैं और बदीन में हमें एजाज जई बता रहे हैं क्या खरबूजों की क्या बात हो रही है, ये जरा हम यही तो हम सुनना चाहते हैं ना, देख के रंग बदल रहे हैं। लेट्स सी। देखिए, जिला बदीन इन दिनों खरबूजे की खरीदो फरोख्त का मरकज बना हुआ है। मुल्क भर से ताजिर यहाँ पर इन्होंने डेरे डाल लिए हैं और खरबूजे को पेटियों में भर भर कर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लेकर जा रहे हैं। आइए यहाँ पे हम मौजूद जिम्मेदारों और ताजिरों से बातचीत करते हैं कि जो खरबूजा है क्यों इतना पसंद किया जा रहा है, कौन कौन सी इकसाम है खरबूजे की जो यहाँ पर काश्त की जाती है। ये खरबूजा जो है ना हमारे पंजाब में बहुत पसंद करते हैं इसे। पसंद किसी क्या होता है कि भाई हमारे इलाके में भी, उधर भी पंजाब का भी है, लेकिन इसकी मिठास ही कुछ अलग है, इसीलिए बहुत पसंद करते हैं। ये हमारे मुख्तलिफ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में, लाहौर, गुजरावाला हो गया, मुल्तान हो गया, इन इलाकों में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। खरबूजा 2 किस्म का लगता है यहाँ पे, एक गोल्डन लगता है, एक हाइब्रिड लगता है। हाइब्रिड जो है वो कराची खाता है, कराची जाता है, गोल्डन जो है पंजाब जाता है। दोनों का रेट बहुत कम है, इसीलिए जमींदार थोड़े परेशान हैं। ताजिरों का कहना है कि जहाँ दीगर फल फ्रूट इंतहाई महंगे हो गए हैं, वहाँ पे जो खुशबूदार, मीठा और जायकेदार जो खरबूजा है बदीन का, वो इंतहाई पसंद किया जा रहा है और रोजेदार अपने अफ्तार दस्तरखान का इसको लाजमी हिस्सा बना रहे हैं और नहायत शौक से इसको खाते हैं। जी, बिलीव इट और नॉट, मुझे खुशबू यहाँ तक आई है भाई, खरबूजे की खुशबू जो होती है ना, पूरी गाड़ी में रखी हो, कमरे में रखे हो, किचन में रखे हो, आप फ्रिज में रख दें तो पूरे फ्रिज में लगता है हर खाने में उसकी खुशबू घुस गई है। एंड इट्स वो प्रॉब्लम भी हो जाती है जिनको खासतौर पे ना पसंद हो, लेकिन वो इतनी एपेटाइजिंग खुशबू होती है दैट यू वांट टू हैव इट राइट। नहीं मतलब अब भिंडी का शोरबा खा रहे हो, उसमें से खरबूज मेरे साथ हो चुका है ना, खरबूजे की खुशबू नहीं होता यार, उसको आप जरा कवर करके बड़ा रखना पड़ता है टाइट। वो तो एज इट इज, आप जब फ्रिज में खाना रखते हैं तो उसको कुछ ना कुछ तो ऊपर आप कवर करते ही होंगे। हैविंग सेड दैट, ये कैसा लगा कि हमने स्क्रीन पे दिखाया है इनको बदीन से और हमें स्टूडियो में खुशबू आ रही है, कैसा था? ये हो रहा है। Cannot believe he is agreeing with me. ब्रेक लेते हैं। मुझे ब्रेक की जरूरत है। अच्छा, ये तो खबर ऐसी है कि सोशल मीडिया पे आप फॉलो कर ही रहे होंगे। अदाकारा और मॉडल नादिया हुसैन और FIA हुकाम के दरमियान मामलात जो हैं वो उलझते जा रहे हैं और दोनों तरफ से एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और बात मुकदमात और छापों तक जा पहुंची है। FIA हुकाम ने नादिया हुसैन का मोबाइल फ़ोन जो है वो तहवील में ले लिया है और नादिया हुसैन को अगले हफ्ते बयान रिकॉर्ड कराने को भी कहा गया है। FIA तर्जुमान के मुताबिक नादिया हुसैन ने सोशल मीडिया पर FIA पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए, इदारे की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में नादिया हुसैन ने कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट की डिस्क्रिप्शन पर वाज़ेह किया था कि उन्हें फ्रॉड कॉल की गई। फ्रॉड कॉल से पहले FIA को भी आगाह किया गया था। दूसरी तरफ कराची की अदालत ने फ्रॉड के मुकदमे में गिरफ्तार नादिया हुसैन के शौहर आतिफ खान के जिस्मानी रिमांड में 18 मार्च तक तौसी कर दी है। आतिफ खान पर इल्ज़ाम है कि उसने 2015 से 2024 के दौरान 53 करोड़ रुपए से जायद का फ्रॉड किया है। ये है ज़ीशान शाह हमारे साथ हैं। अब 2 मुकदमात हैं, एक तो इनके शौहर का मुकदमा है, एक इनका अपना मामला है, फ्रॉड वाला। पहले इनका अपना मामला समझ लेते हैं। ज़ीशान, क्या हुआ था? इन्होंने कोई पोस्ट की थी, उसमें कहा था कि इनसे कोई राब्ता कर रहा है, रिश्वत मांग रहा है मुबैना तौर पर, उसके बाद बात बिगड़ी क्या? और फिर साउंड क्लिप्स भी उन्होंने लगाए थे जिसमें वाकई कोई शख्स कोई बात कर रहा था, लेकिन मतलब वो क्या मामला था? अब्दुल्ला हुमा, देखिए ये मजमूई तौर पे 2 नहीं, अब ये 3 मामलात हो गए हैं। जिस तरह से पहला जो आतिफ जो अरेस्ट हुए हुए हैं इस वक्त 54 करोड़ की खुर्द के इल्ज़ाम में, सेकंड जो नादिया हुसैन की जानिब से उनको एक कॉल मौसूल हुई थी जो कि फ्रॉड कॉल थी, स्कैमर कॉल थी, और तीसरा जो FIA की जानिब से नादिया हुसैन के खिलाफ इंक्वायरी का पीका ऑर्डिनेंस के जरिए किया गया है। मैं बता दूं कि नादिया को जो कॉल आई थी उनका ये कहना था कि उनको एक FIA के हायर ऑफिशियल की तरफ से कॉल आई थी, व्हाट्सएप कॉल थी। पहले उनके बेटे के नंबर पर कॉल आई, फिर उन्होंने बेटे से उनकी वालदा का नंबर लिया गया जो कि नादिया खुद है। नादिया ने उनसे बात की और उन्होंने मुबैना तौर पर FIA के अफसर बन के उनसे तकरीबन 3 करोड़ रुपये डिमांड की, रिश्वत की, और बोला एडवांस के तौर पे 50 लाख रुपए फौरी भिजवाइए। इस हवाले से आतिफ से मुकम्मल बात हो चुकी है। इस दौरान नादिया का कहना है कि उनको शक हुआ कि ये स्कैम कॉल है, क्योंकि ड्यूरिंग कॉल 2 अफसरान की तस्वीर उस व्हाट्सएप कॉल के ऊपर DP जो होती है वो चेंज की गई थी, जिससे उनका ये कहना है उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि चीटिंग कॉल है। ताहम उन्होंने इस जो मुलजिम था जो इनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था उसकी बातों में नहीं आई, जिसके बाद में उस मुलजिम ने इनकी सास को भी कॉल की और उनको भी डराया धमकाया।
इस हवाले से नादिया हुसैन ने FIA हुक्काम को इन्फॉर्म किया और जो हमने तफ्तीश की तो उसमें मज़ीद चीज़ सामने आई कि उसी नंबर से जिस निजी बैंक में नादिया के शौहर मुलाजिम थे उसके दीगर मुलाजमीन को भी इसी नंबर से कॉल आई है। FIA का अफसर बन के कॉल की गई है और उनसे भी जालसाजी के साथ साथ रकम भी हासिल करने की कोशिश की गई है। जो ही नादिया हुसैन ने ये खबर को सोशल मीडिया पे पोस्ट किया उसके बाद में FIA की जानिब से इसके ऊपर इनिशिएटिव लिया गया। पैका ऑर्डिनेंस के जरिए इसके ऊपर इंक्वायरी मार्क की गई। FIA हुकाम का ये कहना है कि जैसा कि नादिया हुसैन ने जो ही उनके साथ ये वाक़या हुआ था उन्होंने FIA को इन्फॉर्म किया और FIA ने वाज़े कर दिया था कि ये जो शख्स है ये विहाड़ी से कॉल आई है और दीगर लोगों को भी इस हवाले से कॉल आई था। हम उसके बाद में उन्होंने ये सोशल मीडिया पे ये पोस्ट है इसको पोस्ट किया था जिससे अफसर की साख को नुकसान पहुंचा, अफसरान की साख को नुकसान पहुंचा और इस हवाले से उनके खिलाफ पैका ऑर्डिनेंस के ज़रिए इस वक्त इंक्वायरी मार्क की गई है। गुज़िश्ता रोज़ FIA की 3 रुकनी टीम नादिया हुसैन के घर पर पहुंची थी और उन्होंने उनसे कुछ इस हवाले से पूछताछ की। वैसे ये तहकीक हो गई कि मतलब विहाड़ी में बैठा हुआ कोई शख्स उसको नादिया हुसैन के अहल खाना का नंबर भी मिल गया उस पर्टिकुलर बैंक, मतलब मुझे और आपको मुझे तो नहीं पता ना कि वो कौन सा बैंक है कौन सी ब्रांच है, उनके भी सबके नंबर मिल गए। FIA के जो अफसरान हैं उनकी भी तस्वीरें मिल गई। मतलब दिस सीम्स टू बी टू ऑर्गेनाइज्ड कि विहाड़ी में बैठा हुआ है एक शख्स लेकिन उसके पास तमाम मालूमात हैं। अब्दुल्ला माजरत के साथ हम क्योंकि ये एक पंजाब का शहर है और काफ़ी मतलब सबबन एरियाज हैं लेकिन हम इसको बहुत ज़्यादा अंडरस्टिमेट करते हैं। मेजॉरिटी FIA के अंदर जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं रिपोर्ट केसेस में मेजॉरिटी जो फ्रॉड कॉल्स होती है जिसे आप डब्बा भी कहते हैं, डब्बा ऑपरेशन वहाँ से किया जा रहा है जो कि इलीगल कॉल सेंटर्स हैं। इसके अलावा लोगों को जो मुख्तलिफ नंबरों से UN नंबर से बैंक्स के UN नंबर से कॉल आती है, ये सारी की सारी कॉलें इन्हीं एरियाज में कोई माफियाज वहाँ से बैठे हुए ऑपरेट कर रहे हैं। सो उनके पास मालूमात होती हैं, सो उनके पास मालूमात होती हैं। चलें, थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग दैट। अगर तुम्हारे पास टाइम है और ज़ीशान है हमारे साथ तो ये जी ज़ीशान जल्दी से ये बता दें ये जो पीका ऑर्डिनेंस के थ्रू अगर कोई आप कह रहे हैं कि केस बनता है तो ये नादिया हुसैन पे उस बात का बनता है कि उन्होंने सोशल मीडिया पे ये कॉल्स और ये तस्वीरें लगा दी, वेयरएज़ आपने कहा है कि लगाने से पहले ये तस्दीक हो चुकी थी और FIA हुकाम ने उनको कह दिया था कि हमारी तरफ से नहीं है। इज दैट राइट? जी बिल्कुल, FIA हुकाम का उनका यही कहना है कि जो ही ये वाक़या नादिया हुसैन के साथ पेश आया था उन्होंने FIA के उस ऑफिसर को इन्फॉर्म किया था जो इनके शौहर का इनके शौहर के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं तो उनके शौहर के केस के, तो उनको इन्फॉर्म किया था। उन्होंने फौरी तौर पे इसके ऊपर इंक्वायरी की और इंक्वायरी करने के बाद में जो हक़ाइक़ सामने आए वो नादिया हुसैन से शेयर कर दिए गए थे। नादिया हुसैन का ये कहना है कि उन्होंने जो वीडियो क्लिप डाली थी उसके साथ साथ अपनी पोस्ट में जो डिस्क्रिप्शन डाला है उसमें भी उन्होंने वाज़े तौर पे ये लिखा है कि ये चीटर, ये स्कैमर की कॉल है, ये फ्रॉड कॉल है। लेकिन उनकी जो वीडियो कॉल है उसके अंदर उन्होंने इसका खास जिक्र नहीं किया था। इसके अलावा जो कॉल आई थी उसके अंदर जो ऑफिशियल्स की तस्वीरें मौजूद थी वो तस्वीर उन्होंने उसके ऊपर पोस्ट की थी सोशल मीडिया पे, जिस वजह से जो FIA हुकाम का कहना है कि इसके ऊपर FIA जो पैका ऑर्डिनेंस है वो लागू होता है। किसी भी अफसर की जाने अनजाने अगर उनकी साख को नुकसान पहुंचाया जाए सोशल मीडिया के जरिए तो ये कानूनी तौर पे जुर्म है। पैका जी ज़ीशान ये से इंक्वायरी मार्क की गई है। राइट, अब ये सारी बात समझ आ गई। अब अगर FIA के अफसर ने उनको बता भी दिया, इन्वेस्टिगेटिंग अफसर जो थे कि हमारी तरफ से कॉल नहीं और ये विहाड़ी से आई है एंड ऑल दैट, तो क्या उस कॉल को ट्रेस किया गया, उस बंदे को पकड़ा, मतलब कोई इन्वेस्टिगेशन उस तरफ हो रही है कि ये हमें दिखा रहे हैं कि जैसे ये हम है और लोगों को कॉल कर रहे हैं, तो ये भी तो बहुत बड़ा केस है, कार्रवाई हो रही है, ये भी तो बहुत बड़ा केस बनता है फिर। देखिए बिल्कुल हुमा, इसी मैंने इब्तदाई तौर पर अर्ज किया था कि ये 3 केसेस हो गए। अच्छा, नादिया हुसैन के केस के ऊपर फौरी तौर पे FIA ने एक्शन लिया और फौरी तौर पे रेड किया, लेकिन अभी तक जो विहाड़ी वाले की तफसीलात सामने आई हैं उसके ऊपर कोई अपडेट मौसूल नहीं हुई। सिर्फ यही नहीं, माजी में जितने भी इस किस्म के जो फेक नंबर से स्कैम कॉल्स मौसूल हुई हैं मेजॉरिटी पे कभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुतादिद लोगों के साथ लाखों रुपए का उसके ऊपर फ्रॉड किया गया है, लेकिन उस सब के बावजूद कंप्लेंट्स लॉन्च होने के बावजूद सिर्फ नादिया हुसैन ही नहीं बल्कि लातादाद लोग ऐसे हैं जिनकी ये तो बड़ा ज़रूरी है, मेरा ख्याल है ये बड़ा ज़रूरी है। फिर उनके जो मियाँ हैं उनके तो चलें जिस्मानी रिमांड में तौसी हो गई, उन पर जो फ्रॉड का गबन का मुकदमा चल रहा है, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि जहाँ से कॉल ओरिजिनेट हो रही है
वहाँ भी तो कोई छापे मारे जाएं। नादिया पे तो पीका का आप केस बना दिया आपने कि उन्होंने जानने के बावजूद कि ये FIA से नहीं है कॉल सोशल मीडिया पे लगा दिया। थैंक यू निशान, थैंक यू। अच्छा जी, वहाँ भी विहाड़ी में भी छापा मारे और पता है क्या, थोड़ा सा हम लोगों को भी मोहतात होने की जरूरत है। व्हेन देयर इज ऑलरेडी अ क्लैरिटी कि भाई ये फ्रॉड है, ये फेक कॉल्स हैं, तो फिर उसे सोशल मीडिया पे ना लगाएं। लेकिन FIA ऑन इट्स पार्ट, अगर आपको कोई कहे, मतलब एक केस चल ही रहा है और आपको कह दिया है तो 100% पकड़े उस शख्स को। पहले इतना कॉम्प्लिकेशन एक हुई हो किसी की फैमिली में और एक केस चल रहा हो तो बीच में फेक कॉल्स भी आ रही हो, दैट्स टू मच। अगर आप पर्टिकुलरली तस्वीरें या वीडियोस लगाते हुए बहुत मोहतात रहा करें सब लोग जो। अच्छा जी, वी नीड टू मूव ऑन। आपको बताएं कि बरतानिया की नेशनल हेल्थ सर्विस पर मरीजों के बढ़ते हुए दबाव के बायस ज़्यादातर लोग जो है वो सेहत की खदमात के हवाले से अदम एतमाद का शिकार होना शुरू हो गए हैं और तेज़ी से अवामी एतमाद खोता देख कर बरतानवी वज़ीर आज़म ने हुकूमती इदारे नेशनल हेल्थ सर्विस इंग्लैंड को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। ये बड़ा शॉकिंग है, ये हम समझते हैं। ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लंदन मुर्तज़ा अली शाह से हमने बात की है। मुर्तज़ा, पहले तो ये बता दें कि हेल्थ सर्विसेज इंग्लैंड को बंद करने की नौबत क्यों आई है? मतलब मसाइल तो थे, बोझ बहुत ज़्यादा था, लॉन्ग वेटिंग लिस्टें थी, कहाँ मसाइल थे? इसका फैसला इस कॉन्टेक्स्ट में किया गया कि ये आज से तकरीबन 15 साल कबल 2012 में इसको स्टार्ट किया था। जो कंजर्वेटिव हुकूमत थी उन्होंने जो NHS के ऊपर उन्होंने एक सुपर बॉडी बनाई थी, जिसका जो उस वक्त ओरिजिनल पर्पज़ ये था कि जो NHS की जो मैनेजमेंट है, जो इसके जो मुख्तलिफ जो वेटिंग टाइम के जो इश्यूज़ हैं और जो मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेटिक जो इश्यूज़ थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड इश्यूज़ थे, कि उनको एड्रेस किया जाए। लेकिन ओवर द टाइम ये देखा गया जो करंट हुकूमत है उसका ये मौक़िफ़ है कि वो सारे जो ओरिजिनल जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे वो ये जो NHS इंग्लैंड उनको पूरा करने में नाकाम रहा। जो सबसे बड़े जो की इश्यूज़ हैं नेशनल हेल्थ सर्विस के, वो एड्रेस नहीं कर सका। और जो सिर्फ NHS इंग्लैंड का जो यूनिट सेटअप किया गया था ताकि मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर से डील किया जा सके, उसकी जो सालाना कॉस्ट है वो 500 मिलियन पाउंड से भी ज़्यादा बनती थी। लेकिन दूसरी तरफ जो हुकूमत का जो करंट लेबर गवर्नमेंट है, उसके जो हेल्थ मिनिस्टर है वेस्ट स्ट्रीटिंग, उनका ये कहना है कि उनकी जो दूसरी तरफ जो डिलीवरी है वो डिलीवरी उन एक्सपेक्टेशंस और उन ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक नहीं थी, लिहाजा इसको अब बंद किया जा रहा है। अच्छा, बहुत सी समझने की बातें हैं मुर्तज़ा से। फिर हमने ये भी पूछा था कि जो तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं उनसे क्या आम शहरी की ज़िंदगी में बेसिकली क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या सर्विसेज जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी या फिर मेडिकल सर्विसेज महंगी हो जाएंगी या फिर डॉक्टर्स का ऑब्वियसली अपॉइंटमेंट्स वगैरह मिलना ही मुश्किल हो जाएगा? तो ये जवाब आया। सबसे जो बड़ा मसला यहाँ पर वो वेटिंग लिस्ट का, जो वेटिंग टाइम का, कई महीने एक सिंपल अपॉइंटमेंट के लिए वो टाइम उसके लिए रिक्वायर्ड होता है। हुकूमत का ये ख्याल है कि ये सब कुछ करने से, कॉस्ट कटिंग करने से जो वेटिंग टाइम है वो रिड्यूस होगा, जो ब्यूरोक्रेटिक और एडमिनिस्ट्रेटिव जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो सारे कम होंगे और स्विफ्ट और क्विक जो प्रोविजन ऑफ हेल्थ है वो उसको जो दी जाएगी। उसके साथ साथ गवर्नमेंट अभी तक तो फ्री हेल्थ केयर सिस्टम ही वो चलेगा, लेकिन आने वाले दिनों में लग ये रहा है कि गवर्नमेंट अब उन स्टेप्स की तरफ जा रही है जहाँ पे बहुत इंक्रीजिंगली जो वेटिंग टाइम और जो स्विफ्ट और जो अर्जेंट जो मेडिकल हेल्प है उसकी प्रोविजन के लिए लग ये रहा है कि गवर्नमेंट अब जो NHS को किसी स्टेज पर उनको अब प्राइवेटाइज भी करना पड़ेगा। शुक्रिया मुर्तज़ा, थैंक यू। देयर यू गो। सो दिस इज ऑल दैट इज हैपनिंग। हम लेंगे इधर एक ब्रेक क्योंकि हम जरा तैयारी कर लेना, क्योंकि हमने क्या आपको दिखाना है? ट्रॉफी, PSL सीजन 10 की ट्रॉफी। आफ्टर अच्छा जी, वेलकम बैक। वेलकम। क्या हाल है? मैं एक बात बताऊं, थोड़ा सा ज़ाहिर हुकूमत ये दावा कर रही है कि महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हुई है, महंगाई के आदाद व शुमार हैं वो भी बेहतरी दिखा रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो मिडिल क्लास आदमी है, जो गरीब तबका है, वो बड़ा मुश्किल में है। अब देखिए कि 10 रोज़े गुजरने के बाद बाज़ारों में ठीक ठाक रौनक आपको नज़र आना शुरू हो जाती थी। कल मेरा लिटरली मैंने कुछ दवाई लेनी थी, मैं करीब था तो क्लिफ्टन पे वो जो सबसे बड़ा मॉल है वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ। मॉल तो रात 12 बजे तक खुला हुआ था या 11 बजे तक खुला हुआ था, लेकिन मॉल में वो बात नहीं थी। उसी एरिया से मैं भी आती हूँ ऑफिस, जब मैं आ रही थी तो आज भी रश पड़ा हुआ था। आपको पता है ना, जैसा रश होना चाहिए वो नहीं था। So maybe as the days
पास बाय, सो रौनकें बाजारों की बढ़ें, क्योंकि और बाजारों की इकोनॉमी बेहतर होती है भैया। हाँ, बाजारों की रौनकें बढ़ना जरूरी है। एब्सोल्युटली। सो अल्लाह करे कि सूरत हाल ये आम आदमी तक पहुंचे, जो ये आदाद शुमार की बेहतरी है, ये इसका असर आम आदमी की जिंदगी पर भी पड़े। अच्छा, वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग सो इम्पोर्टेंट जो अब्दुल्ला आपसे बात कर रहा है, मेरी ना जरा नजर राइट साइड पे जा रही है, अभी आप नहीं देख सकते, बहुत ही कोई ब्लिंग ब्लिंग चीज, एक सरप्राइज है ऑन माय राइट साइड। तो बता हमने वैसे दिया था आपको पिछले घंटे में कि हम आपको क्या दिखाने वाले हैं, बता दूं? नहीं, हाँ, आगे चल, नहीं, हम आपको आगे चल के बताएंगे, दिखाएंगे। IMF ने, हम अभी जरा आदाद शुमार की बात कर रहे थे, तो IMF ने पाकिस्तानी हुकाम से जारी जायजा मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार कर दिया है। IMF ने अपने एलामिये में हुकूमती कोशिशों की तारीफ करते हुए इस बात को सराहा है कि पाकिस्तान ने मौजूदा कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल किया है। लग रहा है कि अब पाकिस्तान को $1 अरब के कर्ज की किस्त मिलने में कोई रुकावट बाकी नहीं रही है। पाकिस्तान हुकूमत इस पर खुश है सर्टनली, मगर अभी बहुत सारे असल चैलेंज हुकूमत के मुंतज़िर हैं। अच्छा जी, आपको बताएं कि IMF का पाकिस्तान पर इत्मीनान अपनी जगह, लेकिन साथ ही IMF हुकाम ने रिटेल और रियल एस्टेट समेत कई शोबों को टैक्स नेट में लाने पर जोर दिया है और IMF ने अमीर तबकात पर टैक्स छूट ख़त्म करने और बड़े जागीरदारों से ज़रूरी इनकम टैक्स वसूली का मुतालबा भी किया है। पीपल्स पार्टी अब तक ज़रूरी टैक्स के लिए तैयार नहीं और आइंदा माली साल में, आपको ये भी बता दें, आइंदा माली साल के बजट की तैयारी में भी पाकिस्तान हुकूमत को IMF से मुशावरत जारी रखना होगी। इसका मतलब यह है कि कुछ और सख्त शराइत भी आ सकती हैं, जबकि हुकूमत मुस्तकबिल में कुछ और सोचने जा रही है और वो रियल स्टेट को रियायत देने की बातें भी कर रही है। तनख्वाहदार तबके पर डाला गया टैक्सों का भारी बोझ कम करने पर भी सोचा जा रहा है। सबसे बढ़कर आवाम को महंगाई में कोई रिलीफ नहीं मिला, ये बात तो हकीकत है। इतना जरूर हुआ है कि महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हुई है। IMF की मौजूदा शराइत बता रही हैं कि हुकूमत आने वाले महीनों में आवाम को कोई रिलीफ देना चाहे भी तो हुकूमत के लिए शायद आसान नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून दावा करती है कि इसने सियासत कुर्बान करके मईशत बचाई है। अब सवाल यह है कि अगर आवाम के हालात बेहतर नहीं हो रहे तो फिर हुकूमत को क्या फ़ायदा होगा, फिर हुकूमत एक्चुअली कहाँ खड़ी होगी। तो हाँ। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पर हम बात करेंगे। नजीब साबिक मुशीर वजारत ख़जाना हमारे साथ हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, बड़ी अच्छी तरह हमें समझा भी देते हैं कि क्या हो रहा है। सबसे पहले तो ये बताइए कि IMF की जानिब से जो एलामिया आया है उसमें बहुत कुछ पॉजिटिव है, तो क्या ये प्रोग्राम आगे बढ़ना कन्फर्म है, बात पक्की समझे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है कि एक तो आइडियली स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो जब कोई मिशन विजिट करता है कंट्री उसी वक्त हो जाए तो दैट्स द मोस्ट आइडियल सिचुएशन। अब चूंकि पाकिस्तान के केस में अभी एक अच्छा इंटरेक्शन हुआ है, एक पॉजिटिव अलामिया है, ये बात दुरुस्त है बिल्कुल। और जो सेवरल एरियाज हैं जैसे फिस्कल कंसोलिडेशन कि क्या हम समझते हैं कि जिस तरह हम अपना मालियाती खसारा कम कर रहे हैं, क्या ये हम कम करने में कामयाब होंगे बावजूद इसके कि टैक्स के शॉर्टफॉल्स हैं? क्या हमारी मॉनेटरी पॉलिसी जो है उतनी ही टाइट है जिससे इन्फ्लेशन जो है वो इसी तरह नीचे जाती रहेगी? और आखिरी बात कि हम क्या कॉस्ट रिकवरी की जो रिफॉर्म्स करने की कोशिश कर रहे हैं बिजली के सेक्टर में, ये इसी तरह चलते रहेंगे? सो इन तीनों एरियाज में जो क्वांटिटेटिव टारगेट्स हैं, इंडिकेटिव टारगेट्स हैं और स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स हैं, इन पे बातचीत हुई, बातचीत आगे भी बढ़ी और अभी तक हम उस जगह पे नहीं पहुंचे जहां पे एक बिल्कुल कंसेंसस हो जाए ऑन ऑल दीज 3 एरियाज। खान साहब, इस प्रोग्राम की तकमील के लिए IMF ने ये बताया है कि अभी जिस तरह सख्त एक्शन लिए जा रहे हैं, मुकम्मल कंट्रोल रखा गया है, ऐसे ही चलना है। अब इसका मतलब ये है कि अगले कई माह, कई साल तक बिजली, पेट्रोल, टैक्सेस में आवाम को रिलीफ देना शायद मुश्किल हो। क्या ऐसा ही है? यही बात है कि हमें एक स्पेस मिल गई है, एक वक्त मिल गया है कि हम इन सेक्टर्स की जो तश्कील नौ है वो कर सकें। पेट्रोलियम सेक्टर को डीरेगुलेट कर सकें ताकि कंपेटिटिव मार्केट क्रिएट हो, जो बिजली के सेक्टर की तंजीम नौ है वो सारी कर सकें। मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि जो मेजर प्राइस पास थ्रूज हैं वो हो गए हैं। सो उम्मीद रखिए कि जो आने वाले चंद 6 महीने, साल, 2 साल हैं उसमें अगर हुकूमत वो सारे रिफॉर्म के काम कर सकी बिजली और गैस सेक्टर में, तो जिस तरह के प्राइस पास थ्रूज आपने पहले देखे हैं वो शायद देखने को नहीं मिलेंगे। अली, अब ऑब्वियसली जब भी IMF से की बातें हो रही होती है ना तो बात एक ही एंड में होती है, क्योंकि हर IMF प्रोग्राम की तरह इस बार भी नारा यही था कि ये आखिरी प्रोग्राम होगा और सो टू स्पीक फिर कशकोल जो है उसको तोड़कर दफन कर दिया जाएगा। आपको लग रहा है कि हम इसी ट्रैक पर हैं?
आपका एक्सपोर्ट बेस जो इस वक्त 10% ऑफ जीडीपी है 12, 13, 15 पे चला जाता है और बैरूनी खसारा सस्टेनेबल हो जाता है। और इसी तरह ग्रोथ के इंजन्स जो हैं उनमें पैदावारी सलाहियत फर्म्स में भी, लेबर में भी, एग्री में भी बेहतर हो जाती है। सो दिस इज द हार्ड वर्क दैट यू नीड टू डू अगर आप इस प्रोग्राम को आखिरी करना चाहते हैं। अदरवाइज बार बार जब भी ये फ्लाइट हम ग्रो करते हैं, हम इस जो इंजन्स ऑफ ग्रोथ हैं वो इतने ससेप्टेबल हैं कि एक्सटर्नल का खसारा इतना बड़ा खड़ा हो जाता है कि वो ग्रोथ दोबारा जो है एक हम नीचे आ जाते हैं और हमें एक्सटर्नल के खसारे को पूरा करने के लिए दोबारा IMF के पास एक बैलेंस ऑफ पेमेंट के चैलेंज में जाना पड़ता है। आई रियली होप कि इस वक्त और स्पेस को हम बहुत जैसे कहेंगे प्रूडेंटली यूज़ करेंगे और ये सारे काम कर पाएंगे मच बियॉन्ड द IMF एंगेजमेंट, ताकि हम कह सकें कि अब फंक्शनिंग मार्केट्स हैं पाकिस्तान में और हमारी एक्सपोर्ट्स सतह पर आ गई हैं कि हम ग्रो कर सकते हैं अपने आप को विदाउट गोइंग इनटू अ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स चैलेंज। आई थिंक ये है रियल हार्ड वर्क व्हिच नीड्स टू बी पुट टुगेदर इन द नेक्स्ट 3 years। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का खाकान नजीब, साबिक मुशीर वजारत ख़जाना। ओके, अब ज़रा आपने वो स्पेशल ओलंपिक्स वाली बात करनी है? बिल्कुल करनी है। और आपको बताना है कि स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट्स ने मजीद 2 गोल्ड मेडल्स जीत लिए हैं। 400 मीटर स्नो शूइंग में पाकिस्तान के सबूर और मनाहिल ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। इटली के शहर ट्यूरिन में जारी हैं स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट्स की कारकर्दगी नुमाया रही है। पाकिस्तान ने 400 मीटर स्नो शूइंग के मेंस और विमेन में गोल्ड मेडल जीते हैं और मेंस में पाकिस्तान के अब्दुल सबूर ने गोल्ड मेडल जीता है और विमेन में मनाहिल ने। सो कंग्रेचुलेशंस मनाहिल एंड सबूर एंड देयर फैमिलीज एंड देयर कोचेस एंड देयर टीचर्स एंड मेंटर्स। तो इन अ सेंस जी ये 11 मेडल्स हो गए ना, अब तक के 11 मेडल्स जो हैं हम जीत चुके हैं, जिसमें 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल्स शामिल हैं। आई जस्ट वांट टू बी हियर देयर, नॉट हियर देयर। अच्छा, ये स्नो शूइंग तो एक बड़ा स्पेशल गेम है जिसमें स्पेशल स्नो शूज पहन के भागना होता है। इट्स अ रनिंग गेम। बस मैंने देखा इससे पहले विंडो में जब हम ये बात कर रहे थे कि रहा नहीं गया ना हमारी टीम से, टीम का कसूर नहीं है, कुछ लोग इधर भी इन्फ्लुएंस करने के लिए बैठे हैं। मतलब मैंने कहा था थोड़ा सब्र करें, थोड़ा सस्पेंस बना रहे हैं। हमारे नेक्स्ट गेस्ट हम मिलाना चाहेंगे आपको, प्लीज मिला दें इनको। मैंने तो नाम दिया है चमकीली क्योंकि मुझे ये बहुत, वैसे इसका नाम जो है ना हमारा थोड़ा, आप चमकीली पे रहे, हम जरा कूल हैं तो हम ल्यूमिनारा कहेंगे। हम इसे आप कह दें ल्यूमिनारा, इसका नाम ल्यूमिनारा होगा, उसको सरनेम कर लेना चमकीली ल्यूमिनारा। चमकीली ल्यूमिनारा because it's so luminous, it's beautiful by the way। please let us tell you, अब्दुल्ला was saying, इसको ये लग रहा था अब्दुल्ला को जो ये लोअर पार्ट ऑफ द ट्रॉफी है, ये PSL 10 की ये ट्रॉफी है। लोअर पार्ट आपको लग रहा था शक्करपड़ियां, मुझे लग रहा था कि जो पाकिस्तान मॉन्यूमेंट है शक्करपड़ियां का, उसका जो एक पंखड़ी होती है ना, विंग जो है उसका, उस स्ट्रक्चर का, उससे कुछ मुझे नहीं पता कि इसकी डिजाइन फिलॉसफी में शामिल है या नहीं है। मुझे लग रहा था कि मुझे एकदम देखते गए, और मैंने कल भी जब ये देखी ऑन सोशल मीडिया, ऑन मीडिया, मुझे उसकी झलक आई कि जैसे शक्करपड़ियां का जो वो पाकिस्तान मॉन्यूमेंट है उसका एक एलिमेंट इसमें शायद डाला गया है। मे बी वी आर रॉन्ग, बट अदरवाइज वेरी प्रीटी, इट इज वेरी हेवी बाय द वे, इट इज मोर देन 10 kgs। इसके ऊपर हमारा चांद सितारा जिसको हम फख्र से सीने पर सजाते हैं, और हमारे चाहे वो सब्ज जैकेट हो, हमारा यूनिफॉर्म हो, हमारी किट हो, कोई भी हो, हमारे दिलों पे जो है ना वो इनग्रेव्ड चस्पा है, इनग्रेव्ड है। बस हमारी ट्रॉफी पे भी है। सो वी वांट टू टॉक अबाउट इट। सिर्फ एक एतराज, अच्छा कर सकते हैं अभी बात, तो फिर और बातें कर लेते हैं। जल्दी से आपको बताते हैं, आप कह रहे होंगे कि क्या चमक लग रहा है इसके ऊपर। ये सारे डायमंटीज जो है ना, ये क्रिस्टल्स हैं जो वो लगे हुए हैं इन 2 कलर्स हैं। हाँ, और दूसरा है शैंपेन कलर। सो जो बीच की क्रॉस पट्टी आ रही है, वैसे हम कितना अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्रॉस पट्टी आ रही है, उसमें शैंपेन कलर के डायमंटीज या क्रिस्टल्स जो है, स्वरोस्कीज कह लें, कुछ भी कह लें आप इसको, चल रहे हैं। बाकी पूरी जो ट्रॉफी है वो क्लैडेड है in these crystals and diamantes. So this is called the Luminara Trophy. Luminara Trophy. But if you want to vote for what I said, so that is okay too. I won't let you repeat that. Change the name. Acha, by the way, these stones, these crystals are zircons. Zircons are 22,000.
कैन यू इमेजिन, मतलब ये सारे नो वंडर। अभी हम इससे पहले जब बात कर रहे थे और मैं आपको बता रही थी कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, इस वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रही थी ना, बिकॉज ये चमक रही है, इट इज शाइनिंग, इट इज ब्लिंगिंग, इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल एंड आई कांट वेट टू सी कि ये एक्चुअली किसके। और मैं कहता हूँ कि अगर हमारी क्रिकेट से हमें तो हमारी परफॉर्मेंस से हमें डिस्ट्रैक्शन चाहिए ना, तो वो कम से कम इतनी खूबसूरत डिस्ट्रैक्शन हो। ये डिस्ट्रैक्शन, ये एक इंतहाई खूबसूरत डिस्ट्रैक्शन है जो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है अपने दरमियान पाकर, अपने बीच रखकर। ऑल्सो से हियर कि आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड, हमारी पूरी टीम जो है वो बड़ी ऑनर्ड फील कर रही है, एंड जियो न्यूज़ एज वेल, कि ये हमारे पास आई है। आपको पता है ना, पूरे पाकिस्तान में एक टूर तो चल ही रहा है ट्रॉफी का, बहुत जगहों से। पहले तो डीप सी से इसको निकाला गया और फिर कहाँ कहाँ इसने जाना है, और इसको जियो पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म को इंक्लूड करना मीन्स द वर्ल्ड टू अस। Indeed. So thank you PCB for doing that. क्योंकि आपको पता है जियो पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेटवर्क है, एंड अगर कोई चीज़ जियो न्यूज़ पर ही नशर ना हुई तो फिर वो कहाँ नशर, मतलब तो फिर क्या बात। So हम शुक्रिया तो अदा करेंगे ही, लेकिन हम साथ साथ इस ट्रॉफी की बात करेंगे। अब 11 अप्रैल से PSL का सीजन 10 शुरू हो रहा है। Everybody seems to be really excited. इस मरतबा 6 ही टीमें हैं। अगले PSL के लिए कहा जा रहा था कि 2 टीमें इजाफी हो सकती हैं। So उसकी बातें अभी से शुरू हो गई हैं। क्या वो सियालकोट से कोई टीम होगी, या आज़ाद कश्मीर से होगी, या सखर से कोई टीम होगी, या हैदराबाद से हो सकती है। ऐसा करते हैं हम, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद तफसीली बात करेंगे, और जो सारे सवाल आपने पुट किए ना, वेरी वैलिड सवाल, तो ये हम PSL के CEO और लाहौर कलंदर के CEO हमारे साथ होंगे, उनसे भी बातें करेंगे। और वैसे भी ये ट्रॉफी मुझे बहुत दूर लग रही है, मेरा हाथ नहीं जा रहा, तो मैंने जरा इसको अपने तरफ ये बाद में जिसके हाथ आएगी वो तो आएगी, लेकिन अभी हमारे हाथ में आने वाली है जनाब। तो नाम तो इसका बड़ा खूबसूरत है, द ल्यूमिनारा ट्रॉफी, बट मैंने बीच में अपना निक जिसको कहते हैं ना, चमकीली ल्यूमिनारा, बिकॉज इट इज ब्लिंगिंग एज यू कैन टेल। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। अच्छा जी, तो बात भी कर लेते हैं इस हवाले से, और एक दफा आपको जनाब बात भी करेंगे। समंदर की गहराइयों से ये ट्रॉफी निकली है और हमारी, मेरे कान में कुछ आवाज़ आ रही है, हमारे तक पहुंच गई है। और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सलमान नसीर साहब, जो कि CEO हैं पाकिस्तान सुपर लीग के, और राना आतिफ साहब हैं CEO हमारी टीम लाहौर कलंदर के। वैसे तो सारी ही टीमें हमारी हैं, लेकिन लाहौर कलंदर तो है ही हमारी। अब हमने जो है ना, वो चूंकि मेरी और अब्दुल्ला की जरा लड़ाई पड़ गई थी, तो हमने फ्रेम्स अपने ऐसे बनाए हैं, एज यू कैन टेल, व्यूअर्स देख रहे होंगे कि अपनी अपनी ट्रॉफी है भाई अपने पास। ऐसा लग रहा है दोनों ट्रॉफियां हमने रख ली हैं, बिल्कुल हैं। सो सलमान साहब आपसे शुरू करेंगे। जाहिर है कि लगाए ना, क्योंकि ट्रॉफी तो मैंने लेनी है। हाँ, लेकिन इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और यू नो फिर तो इसका मतलब है कि फिर तो घर ही आनी है, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन हम जरा PSL के इस टूर्नामेंट, और पर्टिकुलरली फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ PSL, ये प्री टूर्नामेंट जो ट्रॉफी टूर हो रहा है, इसने एक्साइटमेंट जरा टूटे हुए दिलों को ऐसा लगता है सहारा दिया, एक्साइटमेंट थोड़ी बढ़ा दी है। That's right. ये कैसे प्लान हुआ, कहां हो चुकी है, वो जहां हो चुकी है वो तो हमें पता है, और कहां जाना है जरा बताइए सलमान साहब। Assalamualaikum and thank you for having us today. So again मैं सिर्फ थोड़ा सा ये हाईलाइट करता जा रहा हूँ लोगों को कि आपने जैसे फरमाया भी एक मूड चेंजर है, हम इसको कह रहे हैं गेम चेंजर है, और द आइडिया इज के एक्स होना चाहिए, एंड दैट इज द थीम बिहाइंड दिस ईयर HBL PSL का 10th ईयर है, तो हम इसको HBL PSL X कह रहे हैं। एक्स तो डाल दिया आपने, द थीम इज एक्स तो डाल दिया, ट्रॉफी में भी आपकी नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, वो हमने पहले ही नोट कर लिया था। बिगर बेटर ग्रैंडर, तो उस थीम को लेके चल रहे थे, तो ये अनवेलिंग भी हमने एक यूनिक तरीके से की, और अब ये ट्रॉफी टूर भी पहली दफ़ा होने जा रहा है, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। तो फर्स्ट इट वेंट टू हैदराबाद, लवली रिस्पॉन्स इन हैदराबाद ऑल्सो, ये बल्कि मेरे ख्याल है विजुअल्स चल रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसके बाद ये अब कराची आई, और कराची में वेरियस जगह पे गई है, लेकिन आज रात इट्स गोइंग टू बी एट लियारी फुटबॉल ग्राउंड, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट, बिकॉज वहाँ पे कुछ क्रिकेटर्स और फुटबॉल प्लेयर्स का
क्रॉस इंटरेक्शन भी हम करवाने जा रहे हैं। लवली। सो इसके बाद ये बहरिया टाउन भी जाएगी, ये लियारी ककरी ग्राउंड भी जाएगी और उसके बाद ये दीगर शहरों भी जाएगी। सो कराची के बाद अगली क्या डेस्टिनेशंस होने वाली है? मतलब बाकी शहर वाले भी सोच रहे होंगे ना हमें देख के कि भाई कराची और हैदराबाद तो हो गई, हमारे शहर कब आएगी? तो कहाँ जाना है इसने? तो नेक्स्ट मेरा ख्याल है आपके पास लाहौर ही आ रही है, इसलिए आतिफ राना साहब जरा ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं। और लाहौर के बाद ये मुल्तान जाएगी, मुल्तान के बाद बहावलपुर, फैसलाबाद, पेशावर और फिर इस्लामाबाद। ये पहला लेग होगा। सेकंड लेग हम इंशाल्लाह 23 मार्च को रिवील करेंगे। Looking forward to that. क्योंकि पहला लाहौर जा रही है तो सेकंड की अभी आप प्लानिंग ना करें, क्योंकि राना साहब जो हमें नजर आ रहे हैं ना इधर, वो लग रहा है कि वो जाने नहीं देंगे कहीं, उन्होंने लाहौर में ही रख लेनी है ये ट्रॉफी। हाउ आर यू राना साहब, और तैयारी पक्की है फॉर दिस सीजन ऑफ PSL X? एग्जाम से पहले पूछते थे ना हमारे टीचर्स हमारे, तो हम आपसे पूछ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला और रोमा, और मुझे और लव को अपनी स्क्रीन पे इकट्ठा करने के लिए। और ये ट्रॉफी को कह रहे हैं आप? आई होप क्या कह रहे हैं? ये ट्रॉफी को कह रहे हैं आप लव, क्योंकि आप प्यार करते हैं। नसीर के अलावा कौन हो सकता है लव का? चलिए, तो हमारी फैंस की ख्वाहिशात है ना, वो तो इंशाल्लाह वो तो हम पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको मजे की बात बताऊं कि जब से अब सीजन 10 आया, 9 साल लग गए PCB को ये सोचते सोचते कि लव को हेड होना चाहिए। और पहली दफा जब लव हेड बना तो आप सोचे कि ट्रॉफी भी वो धो के लेके आए हैं समुद्र में से निकाली है, साफ सुथरी होके पहुंचे। अच्छा, ये फॉर आवर व्यूअर्स एक हम क्लैरिटी लव की जरूर देना चाहते हैं कि ये अब खैर समझ तो आई गई होगी आपको, द क्लोजनेस दैट सलमान साहब एंड राना साहब शेयर इज on all over our screens actually। तो ये रेफर हो रहे थे। keep it under wraps। Too late for that। थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए, रमजान का ये थोड़ा ख्याल करना चाहिए। ये तो पवित्र लव नहीं हो सकता। नहीं, ये ब्रदरहुड और ये लव जो है जब ये मिलता है और ये जो मैं कहता हूँ भाईचारा जो होता है, तो फिर अच्छी प्रोडक्ट्स निकलती हैं और अच्छा रिजल्ट होता है किसी भी चीज का। सो वी आर मोर फोकसिंग ऑन दैट सर्टेनली कि एक शानदार टूर्नामेंट इस मर्तबा। जी राना साहब। जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा था कि जिस तरह आगाज हुआ है, आपने देखा कि किस जबरदस्त तरीके से हमने अनवील किया ट्रॉफी को, और जिस तरह लाहौर कलंदर हमेशा जीत के ट्रॉफी टूर करता था, तो इस दफा PCB जो है वो PSL से पहले ट्रॉफी टूर कर रहा है, जो बड़ी जबरदस्त और खुशाइंद बात है। और आपको पता है कि हमेशा से जब क्रिकेट पाकिस्तान से ही उसकी खुशियां रूठती हैं, तो PSL वो टूर्नामेंट है जो खुशियां रिवाइव करता है। तो इस दफा इंशाल्लाह जो हमारे दिल टूटे हुए हैं वो PSL में आप देखेंगे कि ट्रॉफी टूर से शुरू हो गया, अब ये लाहौर में आ रहे हैं, और लाहौर में हम इस ट्रॉफी को यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर लेके जा रहे हैं, जहाँ पे हम जो है वो अपने फैंस को लकी ड्रॉ के थ्रू उनको डिफरेंट प्राइजेस भी दे रहे हैं, जिसमें PSL टिकट्स है, साइंड मर्चेंडाइज है। इसके अलावा हम SOS विलेज के साथ लव के साथ अफ्तारी उधर करने जा रहे हैं, उन बच्चों के साथ इस ट्रॉफी समेत हमारे प्लेयर्स भी जो अवेलेबल हैं उधर जा रहे हैं। सो इंशाल्लाह लव ने जो स्टेप लिया उसको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने के लिए इंशाल्लाह जी एक टीम वर्क ही होता है। और आई होप कि आपकी जाहिर है जो बाकी लोग हैं वो भी रिस्पेक्टिव अपने अपने शहरों में ज़बरदस्त काम करेंगे और अच्छा एक ये टूर रहेगा और हाइप जिसे कहते हैं ना, जो मकसूद है जो बनाना। और आपने बड़ी अच्छी बात ये भी की है कि हम ऑब्वियसली थोड़े से डिसअपॉइंटेड हुए हैं विद क्रिकेट ऑल ओवर जो पाकिस्तान क्रिकेट चल रही है, लेकिन PSL जब आता है तो बिल्कुल मूड एक चेंज ही हो जाता है। अच्छा जी, भरपूर एक फरमाइश आ रही है कि ट्रॉफी के बारे में बताइए। X तो इसमें हमने 10 तो पढ़ लिया है, लेकिन इसमें ये जो ब्लिंगिंग ये जो क्रिस्टल्स हैं, ये जर्कॉन्स हैं, ये क्या है, ये कहाँ बनी है? हाँ, ये हमें जरूर बताएं, और ये डिजाइन कौन करता है ये? और हर साल कोई डिफरेंट डिजाइनर्स होते हैं जो डिजाइन करते हैं। ऑप्शंस दैट यू चोज फ्रॉम, क्या सीन था? इट्स क्वाइट हेवी। तो एक तो ये कि The idea is always जो कॉमन एक चीज कंटिन्यूस नजर आई है मेरे ख्याल है हर ट्रॉफी के अंदर हमारी HPL PSL की, वो ये चांद सितारा है। इन वन वे और अनदर इट्स ऑलवेज बीन रिप्रेजेंटेड। बाकी एवरीथिंग हैज चेंज्ड, एवरी ईयर देयर इज अ डिफरेंट डिजाइन। बहुत से लोग ये भी कहते हैं आप क्यों चेंज कर देते हैं, हर साल एक कंटिन्यूस ट्रॉफी भी होनी चाहिए। लेकिन ये भी एक एक्साइटमेंट का आई थिंक और हमारी मार्केटिंग और हाइप क्रिएशन का एक हिस्सा है कि पीपल लुक फॉरवर्ड टू इट कि इस साल का डिजाइन क्या होगा, पिछले साल से बेहतर है, और हम कोशिश हमेशा ये कर रहे होते हैं कि वी आउटडू आवरसेल्व्स एवरी ईयर। देयर इज अ पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर ऑफ द ट्रॉफी। सो जैसे हम पाकिस्तान के क्रिकेट को प्रमोट करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जहां जहां हम पाकिस्तानी बिजनेसेस और मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपर्ट्स को प्रमोट कर सकें हम उनको करें। सो दिस इज अ ट्रॉफी क्रिएटेड बाय महफूज ज्वेलर्स
और इसका डिज़ाइन इंटरनली आई थिंक मल्टीपल डिज़ाइंस थे हमारे वेरियस स्टेक होल्डर्स ने इंटरनली एंड एक्सटर्नली एग्जामिन किया और अल्टीमेटली हमने ये जो फैसला किया कि एक्स होना ज़रूरी है, तो फिर ये एक डिज़ाइन सामने आया एंड देयर आर अबाउट 22,800 ये ज़िरकॉन स्टोन्स जो इसके ऊपर लगे हुए हैं। And the idea is that it's that precious and it represents जो आप ब्लिंग कह रही हैं, ये stars और इसका नाम भी लुमिनारा रखना, which loosely translated from Italian and Latin means to illuminate and be the torch. And it is certainly illuminating the mahal here as well because इसकी चमक इतनी ज्यादा है। सलमान साहब आपको जाना है इसलिए आप ही से जरा कंटिन्यू करेंगे। आतिफ भाई आप पे भी आना है, लेकिन पूछना हमने ये है कि कुछ चैलेंजेस की लोग बात कर रहे थे कि जी IPL भी साइमल्टेनियसली कुछ विंडो हमारी म्यूचुअल हो रही है, उससे क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? कुछ ऐसे नाम जो हम एक्सपेक्ट करते हैं या होते हैं या थे आपकी तवक्को, क्या सब आ रहे हैं या कुछ नहीं है अवेलेबल? और फिर ऐसा भी होता है ड्यूरिंग द टूर्नामेंट भी कमिटमेंट्स और होती हैं, तो कुछ लास्ट क्या कुछ चले जाएंगे या जो होंगे वो थ्रू आउट द टूर्नामेंट रहेंगे? So it was a difficult decision. I think हमने अपनी ये फ्रेंचाइजेस के साथ और मैनेजमेंट के साथ जब बैठ के ये फैसला लिया कि इस पर्टिकुलर विंडो में हमें ऑर्गेनाइज करना है HPL PSL को, तो बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर किए एंड वन ऑफ द मोर इम्पोर्टेंट वंस वाज के प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी कैसी होगी, और यही सबके माइंड में एक क्वेश्चन था। अब आतिफ भाई से आप पूछिएगा, बट मेरे हिसाब से तो आई थिंक पिछले कुछ सालों को हम देखें उसमें से सबसे अच्छा रोस्टर है वो हमारे पास अवेलेबल हुआ है इन टर्म्स ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेटर्स दैट आर प्लेइंग। कोर हमारा हमेशा इस लीग का पाकिस्तानी प्लेयर्स से ही जुड़ा रहा है और आगे भी रहेगा इंशाल्लाह, बट जो इंटरनेशनल स्टार्स आ रहे हैं मेरा ख्याल है इस दफा दे आर बिगर नेम्स, उनकी अवेलेबिलिटी पहले से ज्यादा है। पहले हमें भी चैलेंज आता था कि हम छोटी सी विंडो में स्क्वीज करते थे टूर्नामेंट, बहुत सारे डबल हेडर्स जो हैं वो करवाते थे ताकि जल्दी हम प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी के दौरान ही इवेंट करते हैं। इस दफा अब हमारे पास टाइम है बिकॉज हम ऐसी विंडो में गए हैं जब और कोई क्रिकेट कराने को तैयार नहीं होता, तो ऐसी विंडो में प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी भी ज्यादा है और हमें भी वो मौका मिल रहा है कि हम इस HPL PSL को वो अटेंशन दे पाएं जो ये डिजर्व करते हैं। अच्छा, आज आप हमारे साथ हैं तो ये सवाल भी हम आपसे करना चाहते हैं क्योंकि हर साल एक एक्सपेक्टेशन होती है कि शायद एक और टीम बढ़े, जिक्र भी कभी कभार होता है, 1-2 टीमों का जिक्र भी हुआ था और गुंजाइश भी है, व्हाई नॉट? तो कुछ ऐसा करने का सोचा नहीं या फिर मे बी वी शुड लुक फॉरवर्ड टू समथिंग न्यू नेक्स्ट ईयर, क्योंकि अभी तो हमें पता है कि वही टीमें जो हैं। करेक्ट जी। तो ये भी कोई एक बड़ा सिंपल फैसला नहीं है क्योंकि आपने ये देखना है कि आपका पूल ऑफ टैलेंट इतना बड़ा है, आपके पास इतनी बड़ी विंडो फ्यूचर में है, क्या उस टीम की वैल्यू और ब्रांड उतना बड़ा है कि वो compete कर सके विद द एग्जिस्टिंग टीम्स। तो देयर इज अ डिजायर टू एक्सपैंड एंड आई थिंक एक जनरल कंसेंसस है कि हमने एक्सपैंड करना है और अगले साल से ही प्रोबेबली अप टू मे बी 2 टीम्स यू मे सी एन एक्सपेंशन। But exciting times ahead, I would say. So हमने exciting times ahead तो आपने हमें बता दिया कि अगले साल 2 टीमों का इजाफा हो रहा है या अभी नहीं? Potentially 2 teams may be included इंशाल्लाह। अच्छा, मे भी है वो हम फिर आपसे हमने बहुत पहले भी मैंने कुरेदने की कोशिश की थी लेकिन बताते नहीं, सारी बातें तो आज आपको नहीं बताएंगे। सो हम आपसे आखिरी सवाल करेंगे और फिर हम राना साहब से कंटिन्यू करेंगे और फिर आपको, मुझे पता है कि यू हैव अ पर्सनल कमिटमेंट। इस दफा गाना उसकी भी एक अलग हाइप होती है, सो किसने गाया है? एंथम कब आ रहा है? ये सारे जो बातें हैं ना ये अब हमारी अगली मार्केटिंग कैंपेन फेज 2 का हिस्सा है, तो अगर वो मैं आपको ट्रॉफी के साथ साथ ही बता दूं तो फिर हम आगे क्या करेंगे? नहीं, हम चाहेंगे कि आप बार-बार हमारे पास आएं बिकॉज वी लव PSL एंड आप इसे ग्रैंडर एंड बिगर बनाने की बात कर रहे हैं, तो वी हैव ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ इट एंड वी वुड लव टू बी अ बिगर पार्ट ऑफ इट। पाकिस्तानी प्रोडक्ट PSL, इसलिए वी रियली ओन इट। मतलब हम तो यहाँ बैठे हुए लोग कह रहे होंगे भाई हाउ डू यू ओन इट, बट वी डू, वी आर सो इन्वेस्टेड इन PSL। You do. Since day one. So इसका पर्पस, सॉरी इफ आई मे ऐड, यही था कि जहां लोग कनेक्ट नहीं कर पाते या फिजिकली स्टेडियम नहीं आ पाते या उन शहरों में नहीं है जहां पे मैचेस हो रहे हैं, तो ये ट्रॉफी एक सिंबल है HBL PSL का कि इसके साथ आप इंगेज कर सकें, कनेक्ट कर सकें, ये आपके पास आ सके। So this was the idea कि हम रीच अपनी बढ़ाएं to the fans who are so passionate about it. Certainly रील बना सकें, सेल्फी ले सकें। अब्दुल्ला जी पहले तो
मैं कहा पहले तो सिर्फ कलंदर्स ही फिरते थे सारा साल, अब शुक्र है पीसीबी ने भी करना शुरू कर दिया। You were the trendsetters, राणा साहब। हमारे पास, हमें याद है कि जब जब आप ट्रॉफी जीते हैं हमारे पास ट्रॉफी लेके आए हैं। सो सलमान साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर सेंडिंग दिस ट्रॉफी टू अस, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू स्पीक टू यू अगेन। और राणा आतिफ हमारे साथ ही सीईओ लाहौर कलंदर, इनसे हमने गप्पे लगानी है और अभी हम ब्रेक ले रहे हैं। सी यू इन अ व्हाइल। वेलकम। ओके, दिस इज़ द ल्यूमिनारा ट्रॉफी और ये PSL 10 की ट्रॉफी है और जो जीतेगा मतलब क्या ही कमाल होगा। और PSL की तारीख में पहली मर्तबा है कि टूर्नामेंट शुरू होने से कबल इस ट्रॉफी को जगह जगह लेकर जाया जा रहा है। एंड वी आर ट्रूली ऑनर्ड, क्रिकेट दीवानों से भरा हुआ है। एंड वी आर ट्रूली ऑनर्ड कि हमारा भी एक स्टॉप था जहां हमारे लिए ये ट्रॉफी जो है वो आई है। Whenever it comes to PSL, Jio Pakistan has always been a stop. Yeah, that's right. And it inshallah would always be. हमारे साथ मौजूद हैं CEO लाहौर कलंदर राणा आतिफ साहब। आतिफ भाई, बहुत शुक्रिया। हम तैयारी की बात कर रहे थे। ट्रॉफी वैसे तो इसके बाद टूर में लाहौर आनी है, लेकिन हम उम्मीद रखें कि उसके बाद टूर्नामेंट के आखिर में भी लाहौर में ही रहे। बिल्कुल अब्दुल्ला, देखो हमेशा से हम एक बात करते आए हैं कि जब हमने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शुरू किया था और जियो हमारे साथ शाना बशाना खड़ा था नए हीरे तलाश करने में, और आपकी और हुमा की बहुत कंट्रीब्यूशन है उसको हाईलाइट करने में। सो हम हमेशा ये बात करते थे कि जब लंडी कोतल से शाहीन शाह अफरीदी हमारे प्लेयर डेवलपमेंट के कप्तान होंगे और हमारा इमर्जिंग जो है वो हमारे प्लेयर डेवलपमेंट का होगा और मैचेस जो है प्ले ऑफ लाहौर में होंगे, तो मुश्किल है लाहौरियों से ट्रॉफी लेके जाना। और उसको आपने देखा कि हमने साबित भी किया कि ज़मान खान चक सवारी से हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का इमर्जिंग कैटेगरी में और शाहीन शाह अफरीदी लंडी कोतल से हमारे कैप्टन बने। तो ना सिर्फ हमने ट्रॉफी जीती बल्कि उसको रिटेन भी किया। तो इस दफ़ा भी हम 3 नए एक्साइटिंग टैलेंट के साथ आ रहे हैं जो कि आपको डेफिनेटली आने वाले दिनों में पाकिस्तान को जो है वो सर्व कर सकते हैं। सो वही शाहीन शाह अफरीदी हमारे कप्तान है, तैयारी हमारी पूरी है। तो इंशाल्लाह आप भी पूरी पकड़े कि जब अभी तो ट्रॉफी टूर पे आई है ना, फिर इंशाल्लाह जीत के आई। इंशाल्लाह ऐसा होगा। अच्छा जी, बड़े सवाल हमारे पास आ रहे हैं और एक सवाल में ये है कि चूंकि लाहौर कलंदर तो जीती हुई है काफ़ी बार ये ट्रॉफी, तो क्या होता है ट्रॉफी जाती की तरह फिर आप लोगों के पास आ जाती है, हर प्लेयर को कोई मिनी मॉडल दिया जाता है इसका? ये लोगों के दिमाग में बड़ा होता है कि जी ट्रॉफी का एंड कहाँ होता है? आपके दफ्तर में पड़ी हुई है, कहाँ रखी हुई है? मतलब किधर रखी होती है? नहीं देखिए हुमा, हमने तो जब ट्रॉफी हम जीते तो बेसिकली तो वो प्लेयर की काविशें थी और फैंस की दुआएं थी। सो हम ट्रॉफी लेके प्लेयर्स के वालिदैन के पास गए उनका शुक्रिया अदा करने के लिए। बिल्कुल, हमें याद भी है ये, और आपने उसको कवर भी किया, हमारे सफर में आप। और उसके बाद फिर हमने जब हम बैक टू बैक जीते तो फिर हमने उसका रेप्लिका एक तैयार करवाया, जो कि मेरा ख्याल है कि अब्दुल्ला ने भी अपने घर पे रखा होगा, मैंने उसको भेजा। वो हमने प्लेयर्स को वो हमने जो है उनको वो भेजा, तो उनके घरों में भी वो उनकी यादें ताज़ा है कि इंशाल्लाह हमने 2 पहले भी जीत चुके हैं और इस दफ़ा भी भरपूर कोशिश करेंगे। अगर फैंस की दुआएं साथ रही तो इंशाल्लाह कामयाबी जो है वो कदम चूमेगी। अच्छा, यू हैव योर ड्रीम टीम, मतलब कुछ ऐसा है आपके दिल में, जहन में कि हाँ यार कुछ कमी रह गई, या जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे उसमें से यू हैव चोजन द बेस्ट? देखिए ये ऑब्वियसली आपको पता है ये समीन अपनी टीम के साथ मिलके ही करता है, और मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा वो उसके बकौल उसके अल्फाज में कि उसने 100 आउट ऑफ 100 जो है वो अचीव किया है। और जो टीम कंपोजिशन उसने बनाई है, शाहीन ने बनाई है, उनके साथ मिलके वो हम हर एस्पेक्ट कवर करते हैं। लास्ट ईयर आपको पता है कि हमारी कुछ इंजरीज हो गई थी, उसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं आ सकी थी। तो इस दफ़ा उन्होंने जो टीम बनाई है इसी चीज़ को देखते हुए बनाई है कि लाइक फॉर लाइक हमारे पास रिप्लेसमेंट भी हो, हमारी बेंच स्ट्रेंथ भी ऐसी हो कि जिसको हम खिलाने। और इमर्जेंट स्टार्स की हम ज़रूर बात करेंगे, आपको पता है क्योंकि लाहौर कलंदर का प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारे दिल से बहुत करीब है। हमारे पास हारिस रऊफ है, हमारे पास शाहीन आफरीदी है, हमारे पास द लिस्ट इज लॉन्ग। मतलब वी नीड मोर स्टार्स। मतलब हालिया हमारे चैंपियंस ट्रॉफी की परफॉर्मेंस के बाद तो और ज़्यादा लग रहा है कि वी नीड सो मेनी मोर। अच्छा, इन अ नटशेल राणा साहब, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि इस बार कौन सा इमर्जिंग सितारा जो है वो छुपा के लेके आ रहे हैं, वी शुड लुक आउट फॉर देम? अब्दुल्ला, आप किसी भी एक इवेंट के ऊपर आप उसकी परफॉर्मेंस पे टीम को तो राइट ऑफ नहीं करते ना। यही टीम थी जिसने ऑस्ट्रेलिया में अभी ऑस्ट्रेलिया को हराया और हिस्ट्री में पहली दफ़ा साउथ अफ्रीका में वाइट वॉश किया, उससे पहले इंग्लैंड को हराया। तो बैड परफॉर्मेंस आ जाती है, बट ये है कि मुझे पूरा यकीन है कि हमारे यही स्टार्स जब आपको लाहौर कलंदर्स की तरफ खेलते नजर आएंगे तो आपको पता लगेगा कि कितना ज़बरदस्त टैलेंट उनके अंदर है। और दूसरी बात जो आपने इमर्जिंग की गई, तो 3 इस दफ़ा हमने इमर्जिंग प्लेयर अपने डाले हैं प्लेयर डेवलपमेंट के। एक मोमिन कमर है लेफ्ट
नाम रिस्ट स्पिनर हैं, उसके बाद नोमान हैं जो बैट्समैन हैं, और एक मोहम्मद आजिफ हैं जो कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। स्पिनर की हमें जरूरत भी आपको पता है, क्योंकि हमें आपने सही मौके पर चौका भी मारा है। एंड सर्टनली जी, ये जो हमारे स्टार्स हैं, परफॉर्मेंस जैसी भी है, दिल तो हमारे टूटे हैं, लेकिन हमारे लिए तो स्टार्स हैं, काबिल एहतराम हैं। वी लुक फॉरवर्ड टू PSL सीजन 10 एंड सर्टनली वी लुक फॉरवर्ड टू लाहौर कलंदर परफॉर्मिंग great this time again. As always, actually. बहुत शुक्रिया राणा साहब, thank you for being with us. Thank you जी, thank you. मैं बार-बार हाथ लगा, हमारे पास ही है ना, कहीं जाना तो नहीं है। And that is it. We're going to see you tomorrow, inshallah. Really? Should I take it home?